आप सबको लंच के बाद हम लोग फिर से आज के सेशन को शुरू करने का आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे, आपसे परमिशन भी चाहेंगे। और हमारे पास बहुत कम समय है। ध्यान दिला दूं आपको कि एक लास्ट सेशन में किसी भी वर्कशॉप की तरह इस वर्कशॉप में भी फीडबैक होगा। फीडबैक दो तरह से लेते हैं हम लोग। एक तो राइटिंग में आप अपने को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो 2-3 पेज का कुछ एक मिल जाएगा अभी आपको फीडबैक फॉर्म, इवैल्यूएशन फॉर्म, तो उसको आप राइटिंग में फिल करेंगे। और फिर यहाँ कुछ लोगों का, क्योंकि समय कम रहता है एक सेशन में, तो कुछ लोगों का जिसमें वॉलंटरीली भी और फिर कुछ लोगों को मैम ने भी आइडेंटिफाई किया है उनके पार्टिसिपेशन को देखते हुए, तो हम लोग उनको बुला सकते हैं फीडबैक के लिए। तो इस तरह से कुछ लोगों का माइक के थ्रू भी सबके साथ शेयरिंग हो जाए, ऐसा फीडबैक भी करते हैं। ये फीडबैक का कुछ पर्पज़ है, मैं आपको वो पहले बता देना चाह रही हूँ। तो पर्पज़ इतना सा है सिर्फ कि नंबर 1 जो फीडबैक, वो एक्चुअली फीडबैक की जगह हम उसको सेल्फ इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो पहले वो व्यक्ति अपने में इवैल्यूएट कर पाए कि 3 दिन में मेरा ऑब्जर्वेशन किन किन जगहों पर हुआ है ना, किन किन जगहों पर हुआ, और उसको मैं अपने में तय कर पाया कि ये करने लायक काम है। ये सेल्फ इवैल्यूएशन का मतलब है। इसके बाद में फैसिलिटेटर को हेल्प मिल पाए, उसको अगली बार किसी फैसिलिटेशन को तय करने में उसकी अपनी योग्यता कितनी ठीक रही, किस किस सेशन को डालने में देने में, है ना, किस किस सेशन का इम्पैक्ट ठीक गया है, किस किस सेशन में लोगों का ध्यान गया है, ऑब्जर्वेशन बना है, कहाँ वो चूका है। तो फैसिलिटेटर के प्रति कृतज्ञता है अपना एक ऑनेस्ट इवैल्यूएशन शेयर करना कि ये बात तो ठीक से समझ आई है। जो समझ आई है फैसिलिटेटर को अपने आप में, है ना, तृप्ति होती है, ये बात समझ में आई है ना। जो बात नहीं आई है वो भी आप सहयोग कर सकते हैं। जब आप कुछ चीज़ों को, कुछ बिंदुओं को नहीं रखते, अपने आप मेरा ध्यान जाता है कि अच्छा इस बात पर तो पूरे सेशन में लगता है किसी का ध्यान नहीं गया। सो नेक्स्ट टाइम आई विल मेक ऑल अरेंजमेंट्स, आई विल मेक ऑल इम्प्रूवमेंट्स कि वो भी बात आप तक पहुंच पाए। तो एक अपने में आप तय कर रहे हैं क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है, क्या समझ आया, क्या नहीं आया। दूसरा, फैसिलिटेटर के प्रति ग्रैटिट्यूड इस फॉर्म में व्यक्त करते हैं, उसको दिखा के और उसके अगले कार्यक्रम के लिए सहयोग करके। और तीसरा, पूरी व्यवस्था में जब इस तरह के कार्यक्रमों को बनाने के लिए लोग प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जैसे फादर और सिस्टर हो सकते हैं, जैसे सुनील जी हो सकते हैं, इन लोगों को भी इस सेल्फ इवैल्यूएशन में आपकी तृप्ति को देखते हुए मोटिवेशन बनता है। बहुत आगे के इंस्टीट्यूशंस भी, अभी तो आप लोगों को ये 2-3 नाम मैं बता रही हूँ, अदरवाइज AICT, UGC, इस तरह के बड़े बड़ी बॉडीज़ भी इसके लिए काम कर रही हैं। तो उनको भी अपने आप में इससे एक रिफ्लेक्शन जाता है कि कुछ करने लायक काम है या स्टॉप करना चाहिए, है ना। तो एक तरह से 3 जगह पे हम काम कर रहे हैं। अपने में इवैल्यूएट कर रहे हैं, फैकल्टी या फैसिलिटेटर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, और पूरी व्यवस्था में इसके लिए प्रोग्राम बन सके उसके लिए भी ये सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट। तो बहुत ईमानदारी से, बहुत जिम्मेदारी से करने वाला काम है। आई जस्ट होप कि वो फीडबैक को, सेल्फ इवैल्यूएशन को खूब सिंसियरिटी से नेक्स्ट ब्रेक में आप लोग भर लेंगे। उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट, मतलब ब्रेक के बाद हम लोग तुरंत उस फीडबैक सेशन को शुरू करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे कहनी थी वो ये कि 3 दिन के असाइनमेंट्स हम लोगों ने रखे हैं। असाइनमेंट का भी पर्पज़ इतना है, जितनी बात कही जा रही है वो अपने में मूल्यांकन, अपने में ऑब्जर्वेशन शुरू हो जाए। मूल्यांकन करने वाले आप पहले हैं, है ना, हम तो उसमें सहयोग के लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम आपके इस असाइनमेंट के साथ में आपको अच्छा या ख़राब ग्रेड करने जा रहे हैं। हाँ, आपका ये केवल एक एफर्ट लेना ही कि आप उसको करके और दे रहे हैं, ये अप्रिशिएबल है। तो हमारे लिए वो बड़ी बात है कि आप इसमें टर्न अप हो रहे हैं, है ना। तो 2 दिन के असाइनमेंट्स को आप में से ज़्यादातर लोगों ने दिया है, जिम्मेदारी से किया है, अच्छी बात है। तीसरे दिन का असाइनमेंट भी ये सोच के नहीं कि हमको देना है, हमको चेक करने के लिए देना है, ये सोच के कि मुझे अपनी गति को परखना है, क्योंकि 2 दिन में आपने देखा होगा जो बात हुई है उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज हैं। तो तीसरे दिन के असाइनमेंट को भी आप तक पहुंचेगा, आप उसको ज़रूर करिएगा, भले ही आप उसको हमें सबमिट कर पाएँ या ना सबमिट कर पाएँ, आपके अपने सेल्फ इवैल्यूएशन में मदद करेगा। अब मैं इस पर्टिकुलर पार्ट में कोशिश करूंगी कि समाज व्यवस्था को थोड़ा ब्रीफली आपके साथ रख दूं, और उसके बाद परिवार व्यवस्था के लिए मैं आभा मैम से रिक्वेस्ट करूंगी, प्रकृति की व्यवस्था के लिए, कि आभा मैम भी प्रकृति की व्यवस्था को आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर दें।
तो उस कनेक्शन में हो सकता है इस सेशन को हम लोग 1+1 चलाएं और फिर ब्रेक करें और उसके बाद फीडबैक सेशन को शुरू करें, है ना। तो 1 घंटे का प्रयास मैं करूंगी कि ये समाज की व्यवस्था को रखने में आपके साथ इस समय को लगा लूं। सोसाइटी को जब देखते हैं तो सोसाइटी फैमिली से वर्ल्ड फैमिली तक चलने का एक प्रयास है, लेकिन इस व्यवस्था को समझने के पहले आप अपने को एक बार टटोल लीजिए। क्या लगता है ये समाज में व्यवस्था, इसको समझना और जीना ज़रूरी है या बिना मतलब का इम्पोजिशन है? अगर ज़रूरी है तो क्यों लगता है कि ज़रूरी है? घर में व्यवस्था चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि वही व्यवस्था, वही सौहार्द, वही प्रेम हमें बाहर भी मिले, क्योंकि हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जब मतलब बाहर ही बिताते हैं, काफ़ी कम टाइम मिलता है जो हम घर में बिता पाते हैं। तो अगर एक ऑपोजिट इन्वायरमेंट अपन को मिलेगा तो हम वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और रह नहीं पाएंगे। तो वही चाहते हैं कि जितना कंफर्टेबल, ट्रस्टेबल मतलब इन्वायरमेंट हम घर में क्रिएट करके रखे हुए हैं, वही हम बाहर भी चाहें। और उसके लिए कोई और कुछ नहीं करेगा, पेड़ पौधे और हवा पानी कुछ नहीं करेगा, जो करेगा हम इंसान ही करेंगे। बहुत बढ़िया। तो पेड़ पौधे हवा पानी तो अपना काम कर ही रहे हैं, बिल्कुल। तो करना क्या है उसमें स्पष्टता तो हमको अपने में आनी है, तब हम ठीक प्रतिभाग कर पाएंगे। और मैम ने कहा एक सौहार्दपूर्ण, एक हेल्दी समाज के लिए इस समाज की व्यवस्था को समझना ये अपनी ज़रूरत लग रही है। और कोई समाज व्यवस्था को समझने में बढ़ने के पहले क्लैरिटी, ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहिए तो पूरे वर्ल्ड को अपनी फैमिली मानना जरूरी है, अदरवाइज ग्रोथ नहीं होगी, कहीं ना कहीं रुक जाएगी। लाइक हम बहुत इनिशियली आपने एग्जांपल दिया था, एक चेन सिस्टम होता है जहाँ शेर जंगल का राजा समझता है, अगर वो डोमिनेट भी करता है, अगर वो सबको मार देगा तो क्या वो खुद सर्वाइव हो सकता है? क्योंकि वो भी तो दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इसीलिए हम डिपेंडेंसी डोमिनेट होके नहीं, सहयोग से ही हो सकता है। बढ़िया। तो हर एक दूसरे के साथ संबंधित है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री है। सारी चीज़ें परिवार स्तर पर हम नहीं प्रोड्यूस कर ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए मुझे समाज की आवश्यकता है। तो इसलिए बहुत सारा प्रोडक्शन जो हम समाज से ले रहे हैं वो पूरा समाज सही दृष्टि के साथ प्रोड्यूस कर पाए, इसलिए पूरे समाज के साथ व्यवस्थित होकर जीना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो सहयोग सौहार्द के लिए, है ना, कॉम्प्लीमेंटैरिटी के लिए दिखता है कि समाज के साथ जीना मेरी जिम्मेदारी, व्यवस्थित समाज में जीना मेरी जिम्मेदारी, समाज की व्यवस्था को समझना मेरी जिम्मेदारी। एक प्रस्ताव मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ। मैंने अपना घर बहुत सुंदर बनाया। मेरे अपने घर में लड़का या लड़की जो भी है, मैंने उसको सारे संस्कारों से सुसज्जित किया, लेकिन उस लड़का या लड़की के लिए जो पार्टनर लाना है वो मुझे समाज से लाना होगा। मेरा अपना सुंदर बनाया हुआ घर अगर समाज से आया हुआ ये व्यक्ति ये अव्यवस्थित मानसिकता के साथ आ गया तो मेरे परिवार के, है ना, जो सुख है उसको बाधित कर सकता है। इसलिए मैं अपने ही अर्थ में कह रही हूँ कि समाज भी व्यवस्थित हो, जिससे कि मेरे बेटे के लिए बहू आए या मेरी बेटी किसी के घर की बहू बने। ये दोनों ही स्थिति में दो परिवार को व्यवस्थित रूप से, समझदारी से, जिम्मेदारी से इनमें पार्टिसिपेट कर सकें। इसलिए अब हम लोग ये बड़े परिवार यानी समाज की बात करने जा रहे हैं, है ना, इस उत्साह के साथ कि ये मेरा ही तो एक्सटेंशन है, मेरा एक्सटेंशन मेरा परिवार और परिवार का एक्सटेंशन मेरा समाज, है ना। तो इसकी बात करने जा रहे हैं। बढ़िया, इसी प्रोसेस को यूज़ करेंगे। समाज व्यवस्था की बात करने जा रहे हैं, एक बड़ी व्यवस्था की बात करने जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक समाज जिसमें लोग साथ साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, एक स्थिति। दूसरी स्थिति जहां लोग साथ साथ तो रह रहे हैं, जहां लोग साथ साथ तो रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं, कोई सहयोग नहीं, गोल्स अलग अलग हैं। एक स्थिति जहां पर साथ साथ रहना पड़ रहा है लेकिन एक दूसरे को काटने में लगे हुए, एक दूसरे के साथ विरोध के भाव से भरे हुए हैं। कौन सा समाज नेचुरली एक्सेप्टेबल है? जब मैं नेचुरल एक्सेप्टेंस कर रही हूँ, देखिए एक साथ आंसर आता है, एफर्टलेसली आंसर आता है। अब आप देखेंगे नेचुरल एक्सेप्टेंस को हम एक्सेस कर पा रहे हैं, तो पूछते ही तुरंत आंसर आता है, एफर्टलेसली एंड यूनिवर्सली, एक जैसा आंसर आता है। तो पहले जैसा समाज हम चाहते हैं, इसीलिए पहले को समाज कह रहे हैं। बाकी दो बाकी दो या तो क्राउड है जहां लोग साथ साथ रह तो रहे हैं लेकिन एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, मेरा रास्ता अलग तुम्हारा रास्ता अलग।
तो अभी पड़ोसी के साथ मतलब है कि नहीं, ऐसे कैसे समाज में रह रहे हैं। ऐसे बहुत सारी जगहों पर भी क्राउड ही नहीं बल्कि बैटल फील्ड है, तो एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ में, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ में, इस तरह की स्थिति में है, कॉन्फ्लिक्टिंग गोल के साथ हैं। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, है ना। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ऐसी जगह जहाँ हमें रहने को बाध्य होना पड़ रहा है, ये मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं है, इसलिए मैं परेशान हूँ, ऐसे समाज में भी और ऐसे समाज में भी। इसलिए ऐसे समाज की तरफ अपने लक्ष्य को बनाना चाह रही हूँ। तो ऐसा समाज जो म्यूचुअली फुलफिलिंग हो, इसके लिए हम सबको मिलके अपने लिए कुछ लक्ष्य बनाना पड़ेगा। ध्यान दिलाना चाहती हूँ, अब हम लोग समाज में व्यवस्था के लिए मानवीय लक्ष्य की बात कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने लक्ष्य तय किया था और दैट वाज बेसिक एस्पिरेशन के रूप में कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। अब हम उसी लक्ष्य को ब्रॉडन कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं पूरे समाज के कनेक्शन में, कॉम्प्रिहेंसिव गोल के रूप में, मानव लक्ष्य के रूप में। और इस रूप में 4 लक्ष्य मुझे दिखाई देते हैं, आपके सामने रख रही हूँ। आप बताइएगा, आप स्वतंत्र हैं इस बात को तय करने के लिए कि चारों ठीक लगते हैं, चारों में से किसी को हटा सकते हैं या किसी को जोड़ सकते हैं, तो आपके ऊपर छोड़ूंगी। समाज में रहता हुआ हर व्यक्ति सही समझ सही भाव के साथ हो, हर व्यक्ति। पहला गोल, पहला लक्ष्य मुझे लगता है, लेकिन आपके लिए चॉइस है, आप देख लीजिए। हर व्यक्ति सही समझ सही भाव के साथ हो या कुछ लोग सही समझ सही भाव के साथ हो, बाकी लोग उनको फॉलो करें। हर व्यक्ति सही समझ सही भाव के साथ हो, है ना। अदरवाइज कुछ लोगों के अच्छे होते हुए भी बाकी लोग अगर सिर्फ, है ना, फॉलोइंग कर रहे हैं और गलतियां कर रहे हैं, तो हम उससे बहुत संतुष्ट नहीं रहते। हमको ऐसा लगता है यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह देखो गड़बड़ हो रही है, इसलिए मुझे भी बहुत प्रेरणा नहीं मिलती उनसे जो सही कर रहे हैं। हमको लगता है ठीक है 4 लोग सही कर रहे हैं, लेकिन दुनिया गड़बड़ कर रही है ना, तो मैं मोटिवेट, ये जो पूरे जो गड़बड़ कर रहे हैं फॉलोइंग में, इनकी वजह से मैं मोटिवेट नहीं हो पाता। तो हर व्यक्ति सही समझ सही भाव के साथ हो, नहीं तो मुझे लगता है कि मैंने ही सही जीने का ठेका ले रखा है क्या। इसलिए मैं चाहती हूँ ऐसी शिक्षा हो जिसमें हर व्यक्ति सहयोग के साथ, संबंध के साथ, व्यवस्था के साथ जी पाए, हर व्यक्ति सही समझ सही भाव के साथ जी पाए। मैं ये भी चाहती हूँ कि हर परिवार में समृद्धि हो। मैं अपने लिए तो तय कर पाई हूँ हर परिवार में समृद्धि हो, लेकिन आप बताएं, हर परिवार में समृद्धि या कुछ परिवार एक्यूमुलेट करें और कुछ परिवार डिप्राइव रहें। हर परिवार में समृद्धि। देखिए, हम लोग कोई भी बात कह रहे हैं ना, आदर्श नहीं कह रहे हैं, सोच करके देखिए। अगर कुछ परिवारों में एक्यूमुलेशन हो गया है, ऑब्वियसली रिसोर्सेज आर लिमिटेड, है ना, तो अगर वो रिसोर्सेज किसी परिवार में एक्यूमुलेट हो गए हैं तो बाकी परिवार में क्राइसिस है, बाकी परिवार एक्सप्लॉइटेड है रिसोर्सेज के कनेक्शन में। जब एक्सप्लॉइटेड हैं तब फिर वो बहुत सारा इनडेफिनिट कंडक्ट कर रहे हैं। ये जितना भी चोरी है, जितना भी करप्शन है, ये इसलिए क्योंकि कहीं एक्यूमुलेट हो गया है, इसलिए रिसोर्सेज की क्राइसिस कहीं है। तो मैं अपने परिवार में भी समृद्धि चाहती हूँ। समृद्धि का मतलब मुझे पता चल जाए कि मेरी और मेरे परिवार की आवश्यकता कितनी है और उससे ज़्यादा रिसोर्सेज मेरे पास हो जाएं, क्राइसिस ना हो। मैं ये भी चाहती हूँ कि आपके परिवार की भी आवश्यकता आपको पता लग जाए और उससे ज़्यादा की उपलब्धि आपके पास हो पाए, क्योंकि मैं ये भी जानती हूँ कि प्रकृति में पूरा प्रोविज़न है हर परिवार में समृद्धि का। प्रकृति बहुत समृद्ध है, लेकिन प्रकृति में कोई प्रोविजन नहीं है ग्रीड को सेटिस्फाई करने का। तो नीड पता लग जाए और नीड से ज़्यादा मेरे पास समृद्धि के भाव की तरह, है ना, मैं उस रिसोर्सेज को देख पाऊँ, ऐसा मैं अपने लिए और सभी परिवार के लिए चाहती हूँ। अगर सही समझ सही भाव के साथ व्यक्ति हुआ तो समृद्धि को पहचान पाएगा और समृद्धि के लिए काम कर पाएगा। कम से कम परिवार में कितने व्यक्तियों के, है ना, समझदार हो जाने से ये समृद्धि कम से कम शुरू हो सकती है, समृद्धि का भाव शुरू हो सकता है। एक, कम से कम एक व्यक्ति, कई लोगों में भी अगर एक व्यक्ति भी सही समझ भाव के साथ हो गया तो कम से कम परिवार में समृद्धि के लिए स्कोप बन जाता है ना। तो इस शिक्षा के साथ, इस समृद्धि, इस समझ के साथ, इस समृद्धि के लिए काम होने के साथ अब मैं देखती हूँ समाज कैसा हो। समाज फियरलेस और फियरफुल। फियरलेस क्या मतलब है? फियरलेस समाज का, फियरलेस समाज का मतलब है अब दूसरे के साथ में अविश्वास से जीना नहीं हो रहा है। अब हर व्यक्ति मुझे अपना संबंधी दिखाई दे रहा है, तो अब किसी के साथ भी किसी भी तरह की आशंका नहीं है, किसी भी तरह से किसी के साथ भी, है ना, विरोध की स्थिति नहीं है, डाउट नहीं है, पता नहीं ये क्या करने वाला है, ऐसी स्थिति नहीं। हर व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है सुख समृद्धि के भाव के साथ में है, सही करना चाहता है, सही जीना चाहता है। हर व्यक्ति ये दिख रहा है, हर परिवार में समृद्धि के लिए काम कर रहा है। तो अब सामान के लिए भी लूट खसोट, है ना, और
करप्शन नहीं है। हाँ, तो इसलिए चाहे व्यक्ति व्यक्ति में आचरण की बात हो, व्यवहार की बात हो, चाहे व्यक्ति और रेस्ट ऑफ नेचर में हाँ कार्य की बात हो, दोनों ही जगह पर ये दिख रहा है कि फियरलेस सोसाइटी के लिए ये दोनों चीज़ों का होना प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहा है। तो व्यक्ति विश्वास को समझ पाएगा सही समझ सही भाव के साथ, तभी तो विश्वास से जिएगा, तभी तो विश्वास में डाउट नहीं क्रिएट होगा, संबंध में डाउट नहीं क्रिएट होगा। तो ये यहाँ से जुड़ता है आगे की चीज़ें। इसी तरीके से व्यक्ति प्रॉस्पेरिटी को समझ पाएगा, तभी तो फिर है ना सामान को लेकर के लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, फियरफुल सोसाइटी नहीं होगी, फियरलेस सोसाइटी होगी। तो ये जो अभय समाज हम चाहते हैं, इसके लिए दोनों बैकग्राउंड की तरह काम करेगा। और जब ये तीनों चीज़ें हो पाई तो नेचर में, एग्जिस्टेंस में को एग्जिस्टेंस है ही। को एग्जिस्टेंस का मतलब म्यूचुअली फुलफिलिंग नेचर। तो आप देखें तो नेचर म्यूचुअली फुलफिलिंग है ही। हवा, पानी, पेड़ पौधे, पत्थर, तालाब, जानवर सब एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई किसी के साथ क्लैश में नहीं है। कभी आपने देखा हवा पानी को लड़ते हुए? कभी देखा दो पेड़ों को आपस में तू मैं टकराव करते हुए? है ना? तो कहीं भी कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई फाइट नहीं है, कोई डिसहार्मनी नहीं है नेचर में। नेचर में व्यवस्था है ही, लेकिन मैं अगर समझ जाऊं इस पूरी व्यवस्था को, इस को एग्जिस्टेंस को, जो अपने आप में एक सत्य के रूप में विद्यमान है एग्जिस्टेंस में, तो फिर जो ऑलरेडी है ही उसको बनाए रखने में मेरा भी रोल हो जाएगा, मेरा भी पार्टिसिपेशन हो जाएगा। तो नेचर में ऑलरेडी सब कुछ म्यूचुअली पार्टिसिपेशन हो रहा है, हवा, पानी, पेड़ पौधे, पत्थर, तालाब का। मुझे सिर्फ केवल म्यूचुअल पार्टिसिपेशन के लिए शिक्षा की ज़रूरत है, और ऐसी शिक्षा जो इन तीन लक्ष्यों को पूरा करते हुए मुझे इसको समझने में मदद कर पाए। ये मेरे ह्यूमन गोल के लिए, ह्यूमन मानव लक्ष्य के लिए पहला एंट्री गेट होगी। ऐसी एजुकेशन मैं चाहती हूँ, ऐसी एजुकेशन जो इन चारों गोल्स को पूरा करने में सहयोगी हो। आप मुझे बता दीजिए, ऐसी एजुकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? ये चारों गोल्स ज़रूरी हैं या इसमें से कुछ छोड़ सकते हैं? चारों गोल्स ज़रूरी है। ये चारों गोल्स अगर है ना मिल जाएं, पकड़ में आ जाएं, तो क्या कुछ और भी जोड़ने की ज़रूरत है? इससे बाहर भी कहीं और जाना हो रहा है, जीना हो रहा है? हमने बात कर ली इंडिविजुअल की, हमने बात कर ली परिवार की, हमने बात कर ली समाज की, हमने बात कर ली एग्जिस्टेंस तक की। क्या इससे अलावा भी कुछ और हमारा जीना है जिसको जोड़ना होगा? तो ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। मैं तो ये देख पाती हूँ, इससे कम में काम नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा के लिए कोई स्कोप नहीं। तो इतना करना है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 काम करना है। अगर ये 4 काम करना है तो क्या हम इन चारों के लिए आज की डेट में काम कर रहे हैं? यानी हर व्यक्ति सही समझ सही भाव से जुड़ पाए, हर परिवार में समृद्धि हो पाए, ऐसी शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं क्या? फियरलेस सोसाइटी में मेरा पार्टिसिपेशन हो पाए, को एग्जिस्टेंस जो ऑलरेडी है ही उसको हम समझ पाएँ, दूसरों को समझने में सहयोग कर पाएँ, ऐसे लिए काम कर रहे हैं क्या? अगर नहीं कर रहे हैं, है ना, तो अब हम आगे से क्या अपने लिए डिसाइड कर रहे हैं? हाँ, क्या इसके लिए काम करेंगे? और अगर करेंगे तो कहाँ से शुरू करें? 1 2 3 4 कौन सी जगह से शुरू करें? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से या यहाँ से? इंडिविजुअल से। फिर मैं पूछूंगी क्यों? अभी एक कोट सुन रखा है, इसलिए हमने कहा हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। एक्सक्यूज़ मी मैम जी। जब तक हम खुद में बदलाव नहीं लाएंगे तो समाज में बदलाव लाना, परिवार में लाना, फिर समाज में लाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक बात। बोलना आसान है, लेकिन आप जब तक वो कंडक्ट आप शो नहीं करेंगे, ठीक बात। इट्स नियरली इम्पॉसिबल। ग्रास रूट लेवल पे जब तक चेंजेस नहीं आएंगे, आज जैसे मोदी जी भी ग्रास रूट लेवल पे लाना चाहते हैं चेंजेस, तो ठीक बात है। तो समझने का काम तो यही हो रहा है, ये सारा तो समझने की वस्तु है, समझने का काम तो यहाँ हो रहा है, इसलिए यहीं से शुरू करना ही ठीक रहेगा। बाकी ये पूरी प्रकृति, पूरे अस्तित्व को समझने के लिए समझने वाला कौन है? यही है, इसलिए इसको नंबर 1 दे रहे हैं। इसके बाद बढ़िया, तो समझने वाले समझ गए, उसके बाद पहला जो प्लेटफॉर्म है जहां वो इस समझ को प्रमाणित करेंगे वो परिवार है। तो परिवार में समृद्धि को देख पाए, समृद्धि के लिए काम कर पाए, एक दूसरे के साथ विश्वास से साथ जुड़ करके, है ना, सामान की आवश्यकता को निर्धारित कर पाए, उसके लिए काम कर पाए, ऐसे परिवार के लिए, है ना,
कह रहे हैं कि ये लक्ष्य नंबर 1 और 2। तीसरा सोसाइटी ठीक है या प्रकृति की बात करें? बढ़िया, तो समाज ठीक है और चौथा ऐसा ठीक है। ये मिलजुल करके हमने डिसाइड किया प्रायोरिटी। और ये ऐसा नहीं है कि कोई फर्म है, अगर आप चाहें तो अपनी चॉइसेस बदल सकते हैं, लेकिन ये देख लीजिए चॉइसेस यानी एक्सेप्टेंसेस और नेचुरल एक्सेप्टेंस। सो वी आर ट्राइंग हियर ये प्रेफरेंस नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पर रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके साथ हम आराम से कंफर्टेबली नेचुरली सहजता से आगे बढ़ सकें। अब देखते हैं ऐसा समाज जो हम चाहते हैं और ऐसा समाज जहां अभी हम हैं, करंट स्टेटस ऑफ सोसाइटी। तो हम चाहते हैं हर व्यक्ति सही समझ सही भाव के साथ हो, हर परिवार समृद्ध हो। लेकिन आज के समाज में अगर देखें तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये अजम्पशन है कि मनी इज एवरीथिंग, पैसा सब कुछ है, पैसा है तो सुख है। इस एजम्पशन के साथ हम लोग और एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। इंडिविजुअल्स भी बड़ा बड़ा पैकेजिंग का, बड़ा बड़ा प्लेसमेंट का, है ना, पैकेज का प्रोग्राम बना रहे हैं, और फैमिली भी एक्यूमुलेशन बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इसका आउटकम ये हो रहा है, हर इंडिविजुअल अगर पैसा ही सब कुछ है, पैसे से ही सुख है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, हर परिवार अगर इकट्ठा करने में लगा हुआ है, तो स्थितियां कुछ ऐसी होके सामने आ रही। क्योंकि खूब कमाई और खूब कमाई के साथ फिर थकान, इसलिए थकान दूर करने के लिए फिर टीवी, फिर मूवी, है ना, फिर ये एसी, फिर ये सारी चीज़ें, और इसके साथ भी जब तृप्ति नहीं होती फिर सेंशुअल प्लेजर्स, काम उन्माद। तो सुविधा भोगी, है ना, पहले सामान लाएंगे, पैसा लाएंगे, पहले प्रॉफिट, लाभ उन्माद, फिर सुविधा लाएंगे, और उसके बाद फिर सेंशुअल प्लेजर्स के लिए ट्राई करेंगे। लेकिन देखिए ये तीनों ही चीज़ें करते हुए अभी भी जहां हम फंसे हुए हैं, हाँ, क्या ये कोई भी उन्माद कंटिन्यूटी में हैप्पीनेस दे रहा है? मेरे पास सामान खूब होता जा रहा है, क्या मैं कंटिन्यूस हैप्पी हो गई? मेरे पास में, है ना, पैसा खूब होता जा रहा है, क्या मैं कंटिन्यूस हैप्पी हो गई? मेरे पास में ये सेंशुअल प्लेजर्स के बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती जा रही हैं, क्या मैं कंटिन्यूसली हैप्पी हो गई? ये असेस करने की ज़रूरत है अभी। लेकिन हम यहाँ खड़े हैं, अभी ये अंधाधुंध चल रहा है। जितनी सारी समस्याएं हमारे समाज में है ना, जिनको हम जिसके कारण से परेशान हो रहे हैं, है ना, वो सब अगर देखें तो ये सब डिफरेंट उन्माद ही हैं, जिसमें लोग सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सुख का पता नहीं चला है, हार्मनी सुख है ये पता नहीं चला, इसलिए कभी सुविधा से, कभी सामान से, कभी पैसे से, कभी संवेदना से सुख पाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये होता नहीं, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बढ़ाते हैं। बढ़ाने का मतलब ही है पागलपन, उन्माद, और पैसा और पैसा और पैसा, और भोगो और भोगो और भोगो, है ना। तो अभी देखें तो इस तरीके से ये उन्माद रूप में ये सारी चीज़ें हमारे सामने दिख रही। अगर ये सब उन्माद के रूप में दिख रहा है, किसी भी तरह से और कमाना है और जुटाना है, तो आप बताइए ऐसे में समाज में डोमिनेशन होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा, फियर होगा या फियरलेसनेस होगी? तो खूब कमाने, खूब जुटाने के लिए बाय एनी मीन्स नेचुरली जो समाज है वो डोमिनेशन की तरफ जा रहा है। तो मेरे यहाँ सब कुछ हो जाए, जब तक मैं आपको एक्सप्लॉइट नहीं करूँगा मेरे यहाँ सब कुछ नहीं होगा। तो एक्यूमुलेशन मेरे यहाँ तभी होगा जब मैं आपको एक्सप्लॉइट करूँगा, और एक्सप्लॉइट करने के लिए डोमिनेशन, फियर, ये बाय डिफ़ॉल्ट मुझे करना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर मैं इसके साथ हूँ शुरुआत में, तो समाज का ऐसा रूप दिखाई पड़ता है जिसमें टेररिज्म और वॉर जैसी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। ये आतंकवाद जो सामाजिक समस्या है, क्या लगता है ये सामाजिक समस्या है? क्या लगता है ये समाज में अपने आप उत्पन्न हो गई? ये जो आतंकवाद है या जिसको हम आतंकवादी कह देते हैं, क्या लगता है ये यहाँ से शुरुआत नहीं किया था? इसको यहीं पर पकड़ना जरूरी है या यहाँ पकड़ सकते थे? तो ये आतंकवाद वाला व्यक्ति कुछ एक बिलीफ के साथ अपने को ऐसा अटैच कर रहा है कि बाकी सबके साथ विरोध में आ रहा है। कुछ एक मान्यता के साथ इतना ज़्यादा अटैच हो गया कि बाकी सबको विरोधी मान लिया। तो ये हम बचपन में अगर दिखा पाएँ मान्यताओं को और सही को इवैल्यूएट कर पाना, ये आतंकवाद वाली स्थिति क्यों पहुँचेगी? लेकिन वहाँ नहीं सुधरेंगे, वहाँ नहीं संभालेंगे, यहाँ संभालने के लिए यहाँ परेशान हो रहे हैं। ये जो युद्ध की स्थिति है, ये युद्ध क्यों हो रहा है? संबंध की एब्सेंस में युद्ध हो रहा है। संबंध दिखे तो युद्ध होता है क्या? और ये युद्ध सिर्फ देश में हो रहा है ऐसा नहीं है, ये हमारे घर में भी शुरू हो चुका है अगर संबंध नहीं दिख रहा है तो।
है ना। तो इसका मतलब अगर यहाँ पहुँच रहे हैं समाज में, घर में, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ ठीक करने की ज़रूरत है। इसीलिए देखें तो नेचुरल एक्सेप्टेंस तो ऐसी दिखती है येलो वाली, लेकिन अभी हम यहाँ ट्रैप हो गए हैं क्योंकि स्टार्टिंग इनिशिएशन ही यहीं से गड़बड़ हो गया। तो संबंध क्या हुआ, जल रहा है कुछ बर्न होने की स्मेल आई है। कुछ टायर जल रहा होगा, हो सकता है। हाँ, ये क्वेश्चन भी आता है ना। क्या 100 Even साल पहले, 200 अभी साल देखिए ना, पहले सोसाइटी क्या में, अभी नहीं है? हमेशा से था, अभी भी है। हमारे संपर्क पे नहीं आया, हम अछूते हैं, दैट्स इट। तो नहीं, सही तब लोगों को समझ नहीं आया था। वही कह रही हूँ, समझ में आया है, लेकिन सबको समझ में आ गया हो ऐसा नहीं। आज भी समझ में आया है कुछ लोगों को, सबको समझ में आ गया ऐसा नहीं। अभी तक हम उस मास में हैं जिसको समझ में नहीं आया था, अब हम उस मास में जा रहे हैं जिसको समझ में आ गया है। इतनी बात है बस। हम कैसा मास चाहते हैं, समझ में आ जाए या ना आए। पर जो उस जमाने में रहे होंगे उन्होंने कोशिश तो की होगी। सभी ने प्रयास किया है, सभी देशों ने प्रयास किया है, सभी जगहों पर प्रयास हुआ है। इसीलिए अगर आप परंपरा को देखें ना तो आप ग्रेटफुल फील करेंगे। हर परंपरा में, हर युग में, हर सदी में सही के लिए काम हुआ है। इसीलिए उन सब लोगों को हम ना बार बार याद करते हैं। हम कहते हैं कि हाँ, ये बड़े लोग थे जो इस समय हुए। हाँ, क्या है, आज के एजुकेशन में हम जिन लोगों को याद करते हैं ना, वो किस लिए याद किए जा रहे हैं, उस मूल्य को रखना भूल गए, छूट गया है। ये मूल्य शिक्षा छूट गई है, इतनी ही बात है। तो हमारे में से ही ये वो लोग हो सकते हैं जो याद किए जाएंगे, जो सही समाज के लिए है ना एक टॉर्च बियरर होंगे, हम ही आप में से। और थोड़ी कोई अलग से थोड़ी कोई आया है। ये सारे लोग जिनको आप अवतार मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, ये सब हमारे आपके जैसे ही इसी तरीके से शुरुआत की है। उन्होंने सही समझ, सही भाव को अपने लिए शिक्षा की मूल वस्तु बनाया है। उन्होंने दूसरे के लिए भी इसी मूल वस्तु पे काम किया है। तो हर समय था, हमारे जब टच में आ गया तो हम भी इसके पार्ट एंड पार्सल हो जाएंगे। जब तक नहीं आया है तब तक हम कुछ उत्पात मचा रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए इस रिग्रेट से बाहर आ जाएं। सभी समय पे था, आज भी है, हाँ, और वो हम देख ही पा रहे हैं। अगर देखें तो नेचर में भी हमको को एग्जिस्टेंस नेचुरली एक्सेप्टेबल है, लेकिन अभी हम को एग्जिस्टेंस के साथ नेचर में जी रहे हैं या मास्टरी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। जैसे ये नेचर का हम पार्ट एंड पार्सल है, तो नेचर जैसी है ये बिल्कुल ठीक है ऐसा दिखता है, या हमको गाहे बगाहे ये दिखता रहता है कि इंडस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए ये पहाड़ को हटाओ और इंडस्ट्री डालो। अगर ऐसा दिख रहा है, और अगर देखें आज तो हम ऐसा कर रहे हैं, तो जितनी रिमोट एरियाज़ हैं उनको सबने हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जगह बना लिया है। क्यों बना लिया? क्या पहाड़ का कोई अपना उपयोग नहीं? पहाड़ की अपनी जगह, कुछ उसकी अपनी प्रयोजन है नेचर में। उस पहाड़ में जो मिनरल्स हैं उसका अपना प्रयोजन है। अगर ये नहीं समझ आ रहा तो हम कोयला अर्थ से निकाल ले रहे हैं, हम माइका निकाल ले रहे हैं, हम एल्यूमिनियम निकाल ले रहे हैं, क्योंकि हमको अपना घर बड़ा करना है, हमको अपनी इंडस्ट्री बड़ी करनी है। हाँ, तो मेरी आवश्यकता या फिर मेरी ग्रीड जो मुझे पता ही नहीं चल रही है कितनी अनलिमिटेड, इस वजह से हम नेचर में एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, नेचर पर मास्टरी कर रहे हैं। हमको लग रहा है हम कर सकते हैं ऑल्टर नेचर को, क्योंकि हम तो मोस्ट ब्रेनी है, क्योंकि हम तो मोस्ट इवॉल्व है, हम तो टॉप पर है, इसलिए नेचर को जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। और हम ये कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इसलिए अपनी अपनी दृष्टि से देखते रहते हैं। मैं उल्टा करके देखती हूँ, जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। जो सृष्टि है उसको देख लीजिए, आप अलाइंड होके जी पाएंगे। सृष्टि बहुत बैलेंस है, नेचर बहुत बैलेंस है। अगर उसको नहीं देख पा रहे तो अपनी अपनी दृष्टि से इसकी कटाई छटाई, इसका मैनिपुलेशन कर रहे हैं, और वो मैनिपुलेशन बहुत बार हमारे लिए खतरा क्रिएट कर रहा है ना। तो इसीलिए देखें, ये जितना भी अभी हम लोग ऑल्टरेशन कर रहे हैं, नदी की दिशाएं मोड़ रहे हैं, पहाड़ को काट रहे हैं, पर्वतों को हटा रहे हैं, वनों को उजाड़ रहे हैं, ये सब ये ह्यूमन वेलफेयर में हो रहा है या हम ही सबसे पहले विक्टिम बनेंगे? इस पूरे नेचर में जो ऑल्टरेशन हुआ, सबसे पहले अफेक्टेड कौन होगा? परेशानी भी हम ही को होने वाली है, लेकिन करते समय अपने को ध्यान भी नहीं रह रहा, तो सफरर्स भी हम ही हैं और विक्टिम भी हम ही। इसीलिए अगर देखें तो सही करने की जगह सिर्फ और सिर्फ यहाँ है, इसीलिए करेंगे एंट्री गेट।
यहीं से शुरू करना पड़ेगा, है ना। बाकी तो नेचर में अपने आप में बैलेंस है। आप बताओ, कोई जानवर, कोई पेड़ पौधा ये नेचर को नुकसान पहुंचा रहा हो, नेचर को ऑल्टर कर रहा हो, बदल रहा हो? नहीं कर रहा। जो जानवर को खाना है वो खा रहा है, जहाँ जानवर को रहना है वैसे ही रह रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा ऑल्टरेशन के तौर पे। लेकिन हम ऑल्टरेशन, इनोवेशन के नाम पर इस नेचर से कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए नेचर को जैसा है वैसा देखना ज़रूरी है। आगे देखेंगे मैडम के साथ नेचर को, लेकिन अभी हम इस समाज की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। ये चारों गोल्स जो हमारे लिए ये मानव लक्ष्य के रूप में दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए मुझे 5 व्यवस्था दिखाई देती है, और इन 5 व्यवस्था को कहा मानवीय व्यवस्था। तो नेचर में अपनी कुछ व्यवस्था है, उसको ध्यान में रख करके हम ह्यूमन सिस्टम बनाएं। ह्यूमन सिस्टम जब बनाएंगे तो उसकी शुरुआत कह रहे हैं शिक्षा से होगी। इसीलिए देखिए कि हर सरकार सबसे पहला जो अपना एजेंडा देती है वो कहती है शिक्षा, सर्व शिक्षा। लेकिन शिक्षा या साक्षरता, काम कहाँ हो रहा है? साक्षरता। क्या शिक्षा कहेंगे इसको? शिक्षा का मतलब क्या? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम साक्षरता? तो साक्षरता का मतलब डिग्री होल्डर्स का बढ़ना, शिक्षा का मतलब संस्कार से जीने वालों का बढ़ना। तो शिक्षा का एसोसिएशन संस्कार से, संस्कार का मतलब राइट लिविंग। तो इफ आई एम एजुकेटेड आई विल बी एबल टू लिव राइटली, व्यवस्था में जी पाऊंगा। अगर मैं एजुकेटेड है ना, अगर मैं व्यवस्था में नहीं जी पा रहा हूँ तो देखना पड़ेगा, डिग्री होल्डिंग के साथ में एजुकेटेड हो गया ये गारंटीड नहीं है। तो एजुकेशन जो संस्कार के रूप में दिखाई पड़े। फिर ये कहा कि स्वास्थ्य और संयम। अगर देखें तो मानवीय व्यवस्था में दूसरी व्यवस्था स्वास्थ्य के रूप में दिखाई पड़ती है ना। इसीलिए हर सरकार, हर योजना, शिक्षा और फिर स्वास्थ्य। लेकिन फिर बताइए, स्वास्थ्य के लिए अभी प्रोग्राम बन रहा है या ट्रीटमेंट के लिए? ये बढ़ते हुए हॉस्पिटल्स, ये बढ़ते हुए डॉक्टर, नर्सेज, ये स्वास्थ्य या ट्रीटमेंट किसको इंडिकेट कर रहे हैं? तो अगर स्वास्थ्य को आपको एजेंडा बनाना है तो ये बिना देखे हुए, सेल्फ रेगुलेशन के बिना स्वास्थ्य पूरा हो सकता है क्या? तो जो मानवीय व्यवस्था बनाते समय गैप बन रहा है ना, वो ये कि करना चाह रहे हैं स्वास्थ्य पे काम, लेकिन ट्रीटमेंट, डॉक्टर, नर्सेज, मेडिकल साइंस, ये सब है ना, सेल्फ रेगुलेशन के बिना स्वास्थ्य पे काम नहीं कर रहे, ट्रीटमेंट पे काम कर रहे हैं। एक डॉक्टर साहब को किसी सेमिनार में बुलाया गया स्वास्थ्य पे बोलने के लिए, तो उन्होंने बहुत हेल्पलेसनेस प्रकट की। उन्होंने कहा मैं स्वास्थ्य पे क्या बोलूं, ट्रीटमेंट के बारे में बता सकता हूं। सोचिए, है ना। तो डॉक्टर से आप क्या चाहते हैं, स्वास्थ्य या ट्रीटमेंट? लेकिन अभी अपने लिए भी आपने स्वास्थ्य का प्रोग्राम नहीं बनाया है, बीमारी का बनाया है। इसलिए डॉक्टर से भी आप स्वास्थ्य की अपेक्षा लेके गए, वो बीमारी को ट्रीट कर रहा है। तो स्वास्थ्य का जुड़ाव ही सीधे सीधे संयम से है। यानी मैं अपने में रेगुलेट होकर देख पाऊँ क्या नर्चर करना है, क्या प्रोटेक्ट करना है, क्या शरीर के राइट यूटिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है। सेल्फ रेगुलेशन बिना शिक्षा में आए क्या स्वास्थ्य हो पाएगा? और शिक्षा में सेल्फ रेगुलेशन का कितना इनपुट है अभी आप देख लीजिए। तो हम नर्सरी से लेकर के जितनी भी एजुकेशन ले रहे हैं, बच्चा सेल्फ रेगुलेशन समझ पाए, इसके लिए कितना एम्फेसिस है, कितना इसमें कंट्रीब्यूशन है। हाँ, इसको चेक कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं प्रोडक्शन वर्क, उत्पादन और काम। अगर देखें तो ये तीसरा एजेंडा रहता है, उत्पादन, अधिक से अधिक उत्पादन। आप बताइए, उत्पादन और वर्क, है ना, इसमें क्या ज़्यादा ज़रूरी है? काम हो के उत्पादन हो या उत्पादन के साथ काम हो? बताइए। तो वर्क का मतलब है लेबर, श्रम, जो रेस्ट ऑफ नेचर के साथ किया गया, जिसके साथ कुछ उत्पादन हुआ। हम नेचुरली क्या चाहते हैं, श्रम चाहते हैं कि नहीं? तो वर्क पहले या प्रोडक्शन पहले? वर्क पहले। अभी प्रोडक्शन एम्फेसाइज्ड है, और प्रोडक्शन खूब, जिसकी कोई अंत नहीं, खूब मानव श्रम के बाहर हो रहा है। इसलिए हमने मशीन से हैवी प्रोडक्शन लेना शुरू कर दिया। जैसे ही मैकेनाइजेशन हुआ, श्रम हट गया, आपके घरों से भी श्रम हट गया। तो
तो हम क्योंकि वर्क और प्रोडक्शन को ठीक से प्लेस नहीं कर पाए, प्रोडक्शन को ओवर प्लेस कर दिया अपने मानवीय व्यवस्था में, अपने मानवीय व्यवस्था में संस्कार को ठीक से प्लेस नहीं कर पाए, इसलिए हमने लिटरेसी को ओवर प्लेस कर दिया। अपने मानवीय व्यवस्था में हम सेल्फ रेगुलेशन को प्लेस नहीं कर पाए, इसलिए हमने हेल्थ के नाम पे ट्रीटमेंट को ओवर प्लेस कर दिया। सो दिस इज डिज़ायरेबल एजुकेशन में शिक्षा में एजुकेशन संस्कार के रूप में दिखाई पड़े, राइट लिविंग के रूप में दिखाई पड़े, हेल्थ के साथ सेल्फ रेगुलेशन जुड़ के रहे, वर्क के साथ प्रोडक्शन को देखा जाए, यानी श्रम के साथ जो प्रोडक्शन होगा वही प्रकृति की व्यवस्था के अनुकूल है, वही शरीर की व्यवस्था के अनुकूल है, वही मानव मानव संबंध में अनुकूलता है। मशीन के साथ वर्क करके ये फायरिंग हो रही है, लोग हट रहे हैं, या लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, रोजगार के अवसर और क्रिएट हो रहे हैं या कम हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। एक समय में मशीन रिप्लेस कर देगी। ह्यूमन अपने में लेबर कर नहीं पा रहा है, इंडस्ट्रीज में मैकेनाइजेशन होता जा रहा है, ह्यूमन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। इंपॉर्टेंट बात है, श्रम के लिए अनुकूलता नहीं रह गई है हमारी, श्रम को अप्रिशिएशन भी नहीं मिल पा रहा है, हम पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो रहे हैं। एक और बात है जस्टिस और प्रिजर्वेशन। हम चाहते हैं व्यवस्था में न्याय मिले, हम चाहते हैं सुरक्षा मिले। न्याय कहाँ? मानव मानव संबंध में। ये मानव मानव संबंध में न्याय के लिए कहाँ जाएं? कोर्ट या फैमिली? कहाँ मिलेगा ये न्याय? फैमिली में। हम कहाँ जा रहे हैं? अभी फैमिली में हमें लग ही नहीं रहा कि कोई चीज़ संबंध में सुधार किया जा सकता है। अभी फैमिली में कोई प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आ रहा। हमको लग रहा है ये कोर्ट और पुलिस स्टेशन ये न्याय करेगी। क्या लगता है ये कोर्ट या पुलिस स्टेशन में न्याय होता है कि फैसला होता है? फैसले में दोनों पक्ष हारता है। क्या लगता है फैसले में कोई जीतता है? संबंध का सुख तो किसी को नहीं मिलता, संबंध में तो दोनों हारे। फैसला भले ही एक के पक्ष में हो गया तो दुखी दोनों होके निकलते हैं, संबंध में लूज किया। तो इसलिए न्यायालय और कोर्ट तो वो जगह है जहां हम हार के आते हैं, परिवार वो जगह है जहां जीतना बनेगा, संबंध में जीतेंगे, लेकिन काम नहीं कर रहे इस पे। इसलिए न्याय को समझना है, इसलिए सुरक्षा को समझना है। सुरक्षा रेस्ट ऑफ नेचर के साथ, प्रकृति के साथ। अगर प्रकृति के साथ सुरक्षा तो ये Z ग्रेड सिक्योरिटी क्या? अभी हमने बॉडी को ओवर प्लेस कर रखा है, इसलिए बॉडी के लिए ये Z ग्रेड सिक्योरिटी, और वो भी कुछ लोगों की जिनको ओवर प्लेस कर रखा है, और हम कह रहे हैं ये सिक्योरिटी की जगह है ये प्रकृति जिसकी सुरक्षा चाहिए। इस प्रकृति की सुरक्षा करते हुए प्रकृति को बढ़ाएं, प्रकृति का है ना प्रोटेक्शन करें, या फिर प्रकृति को राइटली यूटिलाइज करें। क्या काम पहले करें? राइट यूटिलाइजेशन। सब कर सकते हैं हम, यहाँ बैठे बैठे राइट यूटिलाइजेशन प्रकृति का इंश्योर कर सकते हैं, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। हमको लगेगा प्रकृति के लिए कुछ काम करना है तो पेड़ लगाओ। पेड़ लगाने की सीमा है, मेरे लिए भी, जगह के लिए भी। फिर हमको लगता है हम करना तो चाहते हैं नेचर के लिए, लेकिन क्या करें, कर नहीं पाते हैं, हमारे पास जगह की समस्या है ना। आप बताओ, जो काम कर सकते हो और जो हर एक कर सकता है उसको क्यों प्रायोरिटी में नहीं रख पा रहे? सो राइट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हर व्यक्ति कर सकता है। आपके घर में जो पड़ा हुआ सोफ़ा जिस पर हम लोग कल बात कर रहे थे, वो सोफ़ा सदुपयोग नहीं समझ आया है तो अभी उसका सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग, थोड़ा तय कर लेते हैं। ये सोफ़ा आपके घर में कितनी देर के लिए, 24 घंटे में कितनी देर सोफ़ा रहता है आपके घर में? 24 घंटा रहता है कि कुछ देर के लिए चला जाता है? 24 घंटा रहता है ना। इस 24 घंटे में सोफ़े का प्रयोग कितनी देर करते हैं? पूरे दिन ड्राइंग रूम में पड़ा रहेगा। ये ड्राइंग रूम क्यों बना है? इसका प्रयोग करते हैं आप? वही, वो बहुत स्पेशल केस के लिए बना हुआ है। अभी आप देखिए, इन सब चीज़ों का प्रयोग हो रहा है, उपयोग हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, सब श्रेणी है ना। तो हम क्या करना चाहते हैं? सदुपयोग करना चाहते हैं या फिर उपयोग करना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं? नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है? राइट यूटिलाइजेशन, ओवर यूटिलाइजेशन, रॉन्ग यूटिलाइजेशन, राइट यूटिलाइजेशन। एवरी मोमेंट यू कैन सी। अब आप ये बताओ, एक समय
जब एक शर्ट बनती थी, है ना, परिवार में, और वो एक शर्ट जब, है ना, एक व्यक्ति पहनता था उसको छोटी हो जाती थी, छोटे भाई बहन पहनते थे, छोटे भाई बहन पहनने के बाद भी जब वो, है ना, काम की ना रह जाए तो फिर उसके गिलाफ बन जाते थे, गिलाफ बन जाने के बाद भी अगर उसमें, हाँ, फट वट गया तो उसका पोछा बन जाता था, पोछा बनने के बाद भी अगर उसके बाद भी उसमें कुछ तार है, कुछ, है ना, तो उसका दिए की बाती बन जाती थी, ढिबरी कहते थे उसको, जलाया जाता था उसको। सदुपयोग हो रहा था या दुरुपयोग हो रहा था? हमने एक्नॉलेज नहीं किया, हमने अप्रिशिएट नहीं किया उसको। हमने अप्रिशिएट किसको किया कि अब ये जो शर्ट है यही दोबारा थोड़ी कोई पहनेगा, इसलिए आज हमारे घर में 2 बच्चे भी एक का कपड़ा दूसरा नहीं पहनता, है ना, है ना। अभी देखिए ना, ये जो 2 बच्चे भी नहीं पहन पा रहे, इसमें बच्चों की गलती कम है, हम नहीं पहनाना चाह रहे उनको। हमको लग रहा है ऐसा थोड़ी कि पुराना पहनेगा, ये पुराना हो गया है ना, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ये ध्यान नहीं जा रहा है। ये सोफे का दुरुपयोग हो रहा है, ये ध्यान नहीं जा रहा। आप ध्यान करिए, आप तो उस जनरेशन के हैं जब आपने ये देखा होगा कि आपके उस कमरे में, जिसको आज ड्राइंग रूम कहा जाता है, उस कमरे का कितना उपयोग हुआ करता था। वो बाहर का कमरा, वो बैठक, हाँ, कितना उपयोग होता था, और उसमें सोफा नहीं था, तखत था। उस तखत का उपयोग इस सोफे के कंपैरिजन में देखिए। वो तखत दिन भर बिछता था, बच्चे पढ़ते थे, अनाज सूखता था, अचार पापड़ बनता था, खड़ा हो जाता था, कपड़े सूखते थे, कोई गेस्ट आता था वो बैठता था, रात में सोते थे। 24 घंटे में 24 घंटा। सदुपयोग कहेंगे, दुरुपयोग कहेंगे, लेकिन हमने उसको एक्नॉलेज नहीं किया। हमने कहा ये हटाओ तखत, ले आओ सोफा। अभी देखने की बात है, हमारी दृष्टि की ही बात है ना, इसीलिए हम ये कह रहे हैं। अगर ये हमको प्रिजर्वेशन नहीं समझ आया, सदुपयोग नहीं समझ आया, तो अभी हम इस तरह की गलतियां कर रहे हैं। ये जो पौधे लगाने की बात है ना, जो मैं कह रही हूँ बार बार, पौधा लगाना है, पौधा संरक्षित करना है, कम पौधे लगे हैं चारों तरफ, लेकिन वो जो पौधा लगा है उससे मुझे थोड़ी कनेक्ट दिख रहा है। मुझे लगता है मैं तो उससे कनेक्टेड हूँ जो मैंने लगाया है। कल मैंने ये बात शुरू कर दी थी, शायद थोड़ा टाइम से पहले हो गया था। मैं फिर ये कह रही हूँ, वो भी पौधा मेरी जिम्मेदारी है, मैं उससे हाईली कहीं कुछ कनेक्ट फील करती हूँ। किसी जगह जहाँ इंडस्ट्री लग रही है, पौधा कट रहा है, पेड़ कट रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं हाईली उससे, है ना, दूर हूँ, बहुत दूर हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। हाँ, ये गमले का पौधा ये फलता रहे, इम्पॉर्टेंट बात है। ये जो सीक्वेंस है ना, प्रकृति को संवर्धित करना है, संरक्षित करना है, सदुपयोग करना है, इसका क्रम नहीं देख पा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है सदुपयोग, उसके बाद में उसका संरक्षण जितना है वो बचा रहे, उसके बाद में संवर्धन। तो पेड़ और लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी 1/3 ऑफ द पोर्शन बाय नेचर पेड़ों से आच्छादित है, बस वो बना रहे, इतना करना है। अपनी जिम्मेदारी इतनी ही कि वो 1/3 को कम से कम बेकार ना माने। जंगल बेकार नहीं खड़ा है, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। अभी तो हमको लगता है जंगल का क्या काम, हम चलते हैं जंगल में मंगल मनाने, सारे जंगल को काट देते हैं। जंगल का कुछ काम है, जंगल का कुछ कंट्रीब्यूशन है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी कि उसको समझ करके उसको बने रहने दें। सो दिस इज़ इन कनेक्शन टू, और फिर एक्सचेंज स्टोरेज। एक्सचेंज स्टोरेज का मतलब है, विनिमय कोष का मतलब है कि मैंने कुछ प्रोड्यूस किया, आपने भी कुछ प्रोड्यूस किया, लेकिन समाज स्तर पर मेरा प्रोडक्शन और आपका प्रोडक्शन दोनों एक दूसरे के लिए काम आ पाए, इसको कह रहे हैं एक्सचेंज। मैं कपड़ा प्रोड्यूस कर सकती हूँ, आप चावल गेहूँ प्रोड्यूस कर सकते हैं। मुझे भी कपड़ा चाहिए, आपको भी कपड़ा चाहिए, आपको भी चावल गेहूँ, मुझको भी चावल गेहूँ। ये दोनों के बीच में एक्सचेंज के साथ, ये प्रोडक्शन का म्यूचुअली फुलफिलमेंट के साथ, है ना, उपयोग हो सके, इसलिए एक्सचेंज। म्यूचुअल फुलफिलमेंट एक्सचेंज के पीछे बेस था। आज एक्सचेंज विद मैडनेस ऑफ प्रॉफिट हो गया है। अब मेरा प्रोडक्शन जो है, अगर वो आपके किसी काम का है ना, तो मैं तब तक उसको आपके साथ एक्सचेंज नहीं करूँगी, तब तक उसकी कॉस्ट बढ़ने का इंतज़ार करूँगी, जब तक आप उससे, है ना, परेशान होकर रोने ना लग जाएं। मेरे में कोई फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप नहीं है कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा है मैं आपको संबंध के साथ दे पाऊँ। दिस इज़ ओनली एंड ओनली मैडनेस ऑफ प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि संबंध और सुविधा में सुविधा को हाईली प्लेस कर लिया है।
तो इसलिए शेयरिंग को नहीं देख पा रही हूँ। मेरे पास जो है आपके लिए है, आपके पास जो है मेरे लिए है। ये एक्सचेंज कुछ नेचुरल एक्सेप्टेंस है, इसको नहीं देख पा रही हूँ। एक्सचेंज में मैडनेस ऑफ प्रॉफिट हावी हो गया। ऐसे ही स्टोरेज मतलब कोश, आज जो प्रोड्यूस हुआ है कल भी काम में आ सके, मेरे भी और आपके भी। इन केस प्राकृतिक कुछ डिस्टर्बेंस हो तब भी मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन रहे, इसलिए कह रहे हैं उसके लिए स्टोरेज। लेकिन ये स्टोरेज होर्डिंग में कन्वर्ट हो गया। होर्डिंग का मतलब आज मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा हुआ है, कल जब क्राइसिस पड़ेगी ना, तब मैं इसको फॉर मैडनेस ऑफ प्रॉफिट यूज़ करूँगा। इसमें संबंध का अभाव है, इसमें प्रॉफिट का ओवर प्लेसमेंट है ना। तो अगर एजुकेशन में हम संबंध का प्लेसमेंट ठीक नहीं कर पाए तो ये पैसा सर चढ़ के बोल रहा है ये सारी व्यवस्था में। इसीलिए ऐसा लगता है कि बीमार होने पर इलाज हो जाएगा, इसलिए स्वास्थ्य की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए लगता है कि महंगे स्कूल में, कॉन्वेंट में पढ़ाना है, क्योंकि उसके साथ में अच्छा प्लेसमेंट है, मॉडर्नाइजेशन है ना, इसलिए संस्कार की कोई ज़रूरत नहीं। तो हमने शुरुआत से अगर समझ, संबंध, सुविधा तीनों का प्लेसमेंट ठीक अपने में नहीं हो पाया तो हम एजुकेशन के समय उसको फैसिलिटेट नहीं कर पाते। इसलिए हमारे एजुकेशन से निकला हुआ बच्चा इस किसी भी व्यवस्था का पार्ट बनता है तो इस व्यवस्था में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो पाता, पूरा नहीं देख पाता। वो पूरा और पूरा बस केवल तीसरे गोले को, है ना, थर्ड वाली प्रायोरिटी को पैसा बनाने के लिए यूज़ करता रहता है। तो अभी देख लें, शिक्षा को हम लोग भी केवल तीसरे गोले के लिए यूज़ कर रहे हैं या तीनों के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। शिक्षा जैसी जगह को, पढ़ने पढ़ाने की जगह को, अगर पढ़ने पढ़ाने की जगह पर ये होलिस्टिक विजन है तो ये सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराना यही हमारा उद्देश्य है, या बच्चे का पूरा जीवन यही मेरा सिलेबस होगा? और बच्चे का पूरा जीवन सिलेबस होगा तो क्लास 2 बजे ख़त्म हो जाएगी, कंसंट्रेशन 2 बजे ख़त्म हो जाएगा, या पूरे जीवन कंसंट्रेशन के साथ उसके साथ काम करना है, वो मेरे साथ रहे या ना रहे। ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत है। चाहते हम कुछ और हैं लेकिन सोच बड़ी कंस्ट्रक्टेड है अभी। इसीलिए ऐसी जब बात हो रही है ना ये बड़ी सोच की, वो भी कई बार अपने को डाइजेस्ट नहीं होती। हमको लगता है बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, करने लायक तो है नहीं, कर तो पाएंगे नहीं। ऑल इज़ लिवेबल, सब करने लायक है। लोग कर रहे हैं और हमको लगता है होता होगा कभी, अभी तो नहीं कुछ हो पा रहा। सब हो रहा है, अभी भी हो रहा है, सिर्फ हमारे संपर्क में ऐसे लोग नहीं हैं। उसके संपर्क में ऐसे लोग हैं, उसके संपर्क में लोग प्रेरणा है। ऐसा जो करता है उसको पागल नहीं बोलते हैं। मैं तो ये कह रही हूँ पागल बोले मुझे, लेकिन मेरा सम्मान, मैं जानती हूँ, मैं राइटली इवेल्युएट कर पाऊँ। आपके पागल बोलने से थोड़ी पागल हो जाऊँगी है, लेकिन तब जब तक मैं अपना सम्मान नहीं सुनिश्चित कर पाई हूँ, जब तक मैंने राइटली इवेल्युएशन को समझा नहीं, तब तक मैं आपके इवेल्युएशन से प्रभावित हो जाती हूँ। लेकिन अगर मुझे सम्मान का पता है तो आप ना तो मुझे चढ़ा सकते हैं ना मुझे गिरा सकते हैं, देन आई विल बी स्टेबल, फिर फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए शिक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। शिक्षा एंट्री गेट है, ये फाउंडेशनल सिस्टम है। शिक्षा किसको कह रहे हैं? शिक्षा ऐसी समझ, बोर्ड ये थोड़ा गिरा है, कोई बात नहीं, ऐसी समझ जो चारों लेवल्स पर, जहाँ जहाँ मेरा जीना है, अपने से लेकर के अस्तित्व तक, वहाँ तक हार्मनी से जीना इंश्योर करा पाए, ऐसी शिक्षा। ऐसी शिक्षा के साथ संस्कार का क्या मतलब है? ऐसी शिक्षा के साथ मेरा कमिटमेंट बन जाए कि यही सही जीना है, ऐसे ही जीऊँगा। मेरे कमिटमेंट के साथ साथ मेरी तैयारी शुरू हो जाए और मैं उसको अभ्यास में लाता रहूं। व्यवस्था के लिए जीने की निष्ठा, व्यवस्था के लिए जीने की तैयारी, व्यवस्था के लिए जीने का अभ्यास, इसको कह रहे हैं संस्कार। शिक्षा और संस्कार ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई बात है। तो सही शिक्षा के साथ ये संस्कार होना ही है। लेकिन अगर शिक्षा में कमी रह रही है तो संस्कार कुसंस्कार में बदल जा रहे हैं। फिर जीते हुए हमसे बहुत रैंडम हो रहा है, बहुत गड़बड़ हो रहा है ना। और ये क्या गड़बड़ हो रहा है इसको समझने चलते हैं और एक छोटी सी प्रोसेस आपके सामने रखूंगी। इस प्रोसेस के साथ शिक्षा संस्कार को थोड़ा सा समझेंगे और उसके बाद फिर हम प्रकृति की व्यवस्था को समझेंगे। बाकी और आयामों पे, बाकी और व्यवस्था पे कभी किसी और वर्कशॉप पे डिटेल में बात करेंगे। आज हम केवल शिक्षा संस्कार को समझने चल रहे हैं। तो शिक्षा संस्कार को समझते हुए कुछ स्टेजेस हैं एक बच्चे की, उसको मैं आपके सामने रखूंगी। और ध्यान दीजिएगा, ये हमारी और आपकी सबकी स्टेजेस हैं।
हम इन स्टेजेस से होके गुजरे हैं और हमारे बच्चे भी स्टेजेस में ही हैं किसी न किसी में। तो हम ये देखें कि क्या हो रहा है। तो पहली स्टेट है जिसमें बच्चा मुझे इमिटेट करता है, अनुसरण करता है ना। जैसा मैं करता हूँ बच्चा वैसा करता है। ये इमिटेशन की स्टेट तक, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करने की कोशिश में क्या लगता है, बच्चा कुछ कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है? बहुत कुछ कर रहा है। मैं जैसा बोलती हूँ वैसा बोलता है ना। मैं जैसा कंडक्ट करती हूँ, जैसे जिसको बुलाती हूँ, अगर गाली दे के बात करती हूँ तो गाली दे करके बोलता है ना। उसको अभी कुछ पता नहीं है, अभी वो अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को रेफर कर पाने की कॉम्पिटेंस को डेवलप नहीं कर पाया है, इसलिए मेरे करने को ही प्रमाण मानता है कि यही ठीक है, इसलिए वैसे इमिटेट करता है। तो इसलिए मैं कई बार ये बोलती हूँ कि अगर घर में मेरा अभ्यास है कि मैंने खाना खाने के बाद, हाथ धोने के बाद कपड़े में ऐसे हाथ पोंछ लिया, तो मेरा बच्चा भी वैसे करने लगता है। अगर मैंने चादर में हाथ पोंछने का अभ्यास डाला हुआ है, मेरा बच्चा भी वैसे करने लग जाता है ना। तो ये इमिटेशन वाली स्टेज है। और उसके कुछ समय के बाद अगली स्टेज शुरू होती है जिसको कहते हैं बच्चा अब फॉलो कर रहा है, अनुकरण कर रहा है। क्या फ़र्क है दोनों में? इमिटेशन में जैसा आप कर रहे हैं वैसा कर रहा है बिना अपना कोई लॉजिक लगाए, लेकिन फॉलो करने में वो अपने कुछ रीजनिंग अप्लाई करने शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसकी अवस्था बढ़ रही है और उस बढ़ती हुई अवस्था के साथ उसके अपनी एनालिटिकल कैपेसिटी भी बढ़ रही है। इसलिए वो यहाँ पर जो सिर्फ केवल देख के कर रहा था, अब वो फॉलो करना शुरू कर रहा है। तो पहले वाली स्टेज कुछ 3 साल की, हालांकि समय धीरे धीरे करके चेंज होता जा रहा है, अभी इसको 2.5 साल में भी रख सकते हैं। दूसरी वाली स्टेज ये फिर 3 से 5 साल की, 6 साल की स्टेज, जिसमें वो अपनी रीजनिंग अप्लाई करता है ना। तो आप बोलेंगे कि ग्लास में पानी ले आओ जाके, तो वो ग्लास में पानी लेने तो जाएगा, लेकिन ग्लास को ऐसे लुढ़का के भी देखेगा यहाँ से वहाँ तक, फिर वो लुढ़क करके जा रही है, फिर हंसता हुआ जाएगा, फिर उसको उठा के लेके आएगा, है ना। पहले वाली स्टेज में पेन खोलते हुए देख रहा है आपको, तो देख रहा है कि पेन आप ऐसे खोलते हैं और लिखने लग जाते हैं, तो वो भी ऐसे खोलेगा और कुछ कुछ लिखेगा, ज़मीन पे भी लिखेगा, है ना, सब जगह लिखेगा। दूसरी वाली स्टेज में वो पेन को ऐसे भी खोल के देखेगा और ऐसे से घुमा के भी देखेगा, ऐसे खुलती है क्या। अब वो अपने भी कुछ कुछ रीजनिंग अप्लाई कर रहा है ना। तो अब देखिए ये नेचुरली हो रहा है, उसकी इस नेचुरलनेस को हम अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि नहीं अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, इसकी ग्रूमिंग को यहीं से हम देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। हम उससे कहते हैं पानी ले आओ, हम उससे कुछ कुछ लाने के लिए, है ना, कुछ कहते रहते हैं। इसी स्टेज में जब वो आगे आगे बढ़ रहा है, हम कुछ कुछ जब उससे कहते हैं, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उस इंस्ट्रक्शंस के साथ हम ये कंक्लूड करते हैं कि बच्चा आज्ञाकारी है या डिसोबीडियंट है। कैसे कंक्लूड करते हैं? तो हमको लगता है, हम कहते हैं देखो बेटा सुबह उठा करो, सब बड़ों के पैर छुआ करो, मोबाइल कम देखा करो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाया करो, है ना। अभी बच्चा वो अगर कर रहा होता है, अगर वो सुनता है, मान लेता है, तो हम कहते हैं बच्चा ओबीडियंट है। अगर वो बच्चा नहीं मानता तो हमें कहते हैं बच्चा डिसोबीडियंट है। हम ये नहीं देख पाते कि जब हम उसको कुछ मानने के लिए कह रहे हैं तो हमारी आज्ञा कितनी ठीक है। जैसे इस आज्ञा को कहते हुए हम कई बार कहते हैं कि सदा सच बोलो, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि बात करने का मन नहीं है तो फ़ोन पे कह दिया बोल दो नहीं है। हम कहते हैं सबके साथ प्रेम से रहो, लेकिन हम साथ में ये भी कहते हैं कि चाचा चाची के कमरे में बार बार नहीं जाते। मना किया है ना तुमको, बार बार दौड़ के वहीं पहुंच जाते हो। उसके घर तुमको बहुत अच्छा लगता है ना, तुम्हारा अपने घर में टिकते नहीं हो तुम। अब ये जो सारा हो रहा है, ये आज्ञा पालन वो करे ना करे, वो अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को रेफर करने की स्थिति में आ रहा है धीरे धीरे। बहुत सारी आज्ञा आपको उसको ठीक नहीं लगती और आप कहते हैं कि वो अवज्ञा कर रहा है, आज्ञा पालन नहीं कर रहा। जैसे उनके घर मत जाया करो, उससे मत बात किया करो, मेड सर्वेंट के साथ, बच्चे के साथ में मत खेला करो। क्या लगता है ये सब उसकी नेचुरल एक्सेप्टेंस से मैच खाती है? वो तो संबंध में जीना चाहता है। अब आप उसको कुछ अपनी मानसिकता के साथ में मना कर रहे हो, वो मना कर देता है, नहीं करता, वो बार बार वही करता है जो उसको नेचुरल एक्सेप्टेंस से जुड़ता हुआ लगता है और हम परेशान होते रहते हैं। हमको लगता है ये आज्ञा का अब अनुपालन नहीं कर रहा है। और ऐसे केस में जब हम देखते हैं कि वो बहुत मनमानी कर रहा है तो हम उसको स्कूल भेज देते हैं। ये वो स्टेज है जब ये मनमानी, आज्ञा पालन, ये सबको वो चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, तो हम उसको नेक्स्ट
आगे और समझने के लिए स्कूल भेजते हैं। मैं पहले आपको ये वाली स्थिति बताऊंगी, फिर पहली वाली स्थिति में ले जाऊंगी। अच्छा, इस जगह पर एक शेयरिंग की थी किसी ने, वो भी बता देती हूँ। वो लोग हरियाणा को बिलोंग करते थे और उन्होंने ये पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ये इसी जगह पर मेरे अपने में एक जो दुविधा बनी थी वो बताता हूँ। उन्होंने वो शेयर किया कि मैंने स्मोक करना शुरू किया और स्मोकिंग की शुरुआत यहाँ से हुई है। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो चिलम या हुक्का पिया करते थे और वो बाहर हुक्का पीते थे और हुक्का पीते हुए वो कहते थे कि एक कोई भी ऐसी बीड़ी या ऐसी कोई चीज़ देके कहते थे कि अंदर से जला के ले आओ किचन से, जिससे हम हुक्का जलाएंगे। तो कहते हैं कि हम तो जाते थे, जला के लाते थे। कभी कभी जब वो बुझने लग जाती थी ना, तो बीच में जो भी मिलता था उसको खींच करके उसको जलाए रखने की कोशिश करता था हुक्के तक पहुंचने के लिए। तो कहते हैं हमने तो उसको देखा और हमने देखा तो हमने सोचा कि ये तो ठीक है, आज्ञा पालन करना है ना, वहाँ से लेकर के आना है जला हुआ और जलाए रखने के लिए ये फॉलोइंग है, जैसा करते हैं वैसा हमने किया। तो जैसे ही हमने उसको जिस दिन खींच करके, है ना, जैसे किया उस दिन मुझे बहुत पिटाई हुई, बहुत डांट पड़ी और मुझे समझ नहीं आया कि गड़बड़ क्या हुआ है। कह रहे मैं तो बिल्कुल ठीक ही कर रहा था अपनी तरफ से, मैं तो जो कहा गया था वो कर रहा था, जैसा लोग करते हैं वैसा कर रहा था। आज मैं जब इसको डिस्कस कर रहा हूँ तब मैं पकड़ पा रहा हूँ कि इसकी ओरिजिन कहाँ हुई थी, लेकिन मुझे क्लैरिटी नहीं हुई थी उस चीज़ की। तो ऐसी जगहों पर हम देखिए अपनी आज्ञा भी ठीक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कुछ नेचुरल एक्सेप्टेंस है वही बता रहे हैं या अपनी आज्ञा के रूप में मनमानी कराने के लिए बच्चे को, है ना, कह रहे हैं। और ये भी देखिए कि जब ये आज्ञा पालन बच्चे से नहीं हो रहा, परेशान हो रहा है, फिर हम उसको जब उस स्टेज में, जब वो वेरीफाई करने की स्टेज में है गलत क्या है सही क्या है, इसलिए वो बार बार आज्ञा को छोड़ देता है, नहीं मानता है। वो अपने मेड के बच्चे के साथ भी खेलेगा, वो मेड के साथ काम भी करेगा, है ना, वो नल में, सड़क पर जो नल लगा हुआ है उससे पानी लेके पी लेगा। उसको नहीं समझ आ रहा क्यों आप मना कर रहे हो, है ना। और हमको लगता है कि ये आर्बिट्रेरीनेस, ये सारी जो मनमानी है, ये तो अब अनएफोर्डेबल है, ये बहुत गड़बड़ हो रही है, इसलिए अब हम उसको स्कूल ले जाते हैं। और ये वो जगह है जहाँ वो आर्बिट्रेरीनेस के चलते, है ना, स्कूल में पहुँचता है, ये वो जगह है, ये वो स्टेज है। और इस मनमानी की स्टेज में हमने डिक्लेयर किया है कि वो मनमानी कर रहा है, हम ले जाकर के उसको स्कूल में एडमिट कराते हैं। क्या लगता है ये स्कूल उसके लिए एक प्लेस ऑफ हैप्पीनेस है या सजा की प्लेस हो गई है? क्योंकि उसको बार बार कहा जाता है कि तुमको नहीं समझ आ रहा है ना, अब तुमको स्कूल में एडमिशन कराएंगे, जब तुमको टीचर समझाएगी तब तुमको समझ में आएगा, है ना। तो वो अभी वो स्कूल के साथ में बहुत अच्छे से नहीं इंटरेक्शन के लिए तैयार होकर के जा रहा है। अब देखिए वहाँ टीचर का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो यहाँ टीचर जब मिलती है उससे, तो टीचर भी कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना है इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ों को तय करती है। जैसे ही उसकी दोस्ती होती है किसी के साथ में, टीचर क्या डिसाइड करती है, इसके साथ ये बैठ करके पूरे समय मटरगश्ती करता है, बातचीत शुरू करता है, इसकी जगह बदल दो, तो चलो तुम उधर बैठो, तुम इधर बैठो, तुम उधर बैठो। अभी देखिए वो तो नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ, व्यक्ति के साथ संबंध में जीने की तैयारी कर रहा है, हमको समझ में नहीं आता इसलिए हम कुछ गड़बड़ करते हैं, कुछ उल्टा सीधा करते हैं। और उल्टा सीधा करते हुए अगर बच्चा यहाँ भी आर्बिट्रीनेस पर उतर आया, अगर यहाँ भी वो जैसे ही मेरे जाते, टीचर के जाते, अगर फिर अपने दोस्त के पास बैठता है, हम सोचते हैं अगले पीटीएम में इसको बात करेंगे। अब ये पीटीएम आता है, अब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, और पेरेंट टीचर मीटिंग में क्या लगता है, ये दोनों ही लोग जो माता पिता और शिक्षक के रूप में मिल रहे हैं, ये बच्चे के लिए संबंध की बात करते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं, विरोध से भरे रहते हैं, विरोध से भरे रहते हैं, है ना। तो माँ बाप को ये शिकायत है कि ये बच्चा गड़बड़ कर रहा है, बच्चा बहुत सारी गड़बड़ी कर रहा है। स्कूल से शिकायत, उस स्कूल को शिकायत है कि माँ बाप ने कुछ ठीक से तैयारी करके नहीं भेजी है, और दोनों ही, है ना, पूरा शिकायत का जो ठीकरा है वो बच्चे के ऊपर थोपने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। अब ये पीटीएम उस बच्चे को सुधारने के लिए, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं है, दोनों के गिले शिकवे को, है ना, एक दूसरे के साथ में रजिस्टर कराने के लिए। और दोनों ही गिले शिकवे के बाद में क्या तय करते हैं, तो ये तय होता है कि नहीं सीट बदलेंगे, है ना, सीट बदलेंगे, और नहीं समझ आएगा, अगर नहीं इनकी दोस्ती बदली ना तो सेक्शन बदलेंगे, और सेक्शन बदलने पर भी नहीं समझ आया ना तो स्कूल बदलेंगे।
स्कूल बदले पर भी नहीं समझ आया ना तो घर बदलेंगे, बोर्डिंग में डालेंगे, ये सब करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ जीने की तैयारी में है। मेरी मनमानी हो रही है लेकिन मैं उसकी मनमानी है ना देखते हुए उस पर डोमिनेट कर रही हूँ। मेरे हिसाब से उसकी मनमानी बढ़ रही है और मेरा डोमिनेशन बढ़ रहा है। अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, है ना। और हम कहते क्या हैं कि जब से इस बच्चे के साथ बैठना शुरू किया है ना तब से ये बच्चा गड़बड़ हो गया। जब से इस स्कूल में एडमिशन लिया है ना तब से गड़बड़ हो गया है। ये जब से बच्चे के साथ बैठना शुरू किया है, जब से शर्मा जी के बच्चे के साथ खेलना शुरू किया है, जब से स्कूल में जाना शुरू किया है, जब से ये सोफिया में या एंसलम में जाना शुरू किया है, ये तब से गड़बड़ हो गया है या यहीं से गड़बड़ हो रहा था? ये नहीं दिखता। तो यहीं से हमने एक बच्चे के है ना अनुसरण अनुकरण के समय, फिर अनुपालन आज्ञा अनुपालन के समय मैंने उसको ठीक ठीक से नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ में ट्रीट नहीं किया। मेरे में से भी कहीं गड़बड़ी हो रही है, मुझे दिखता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है स्कूल खराब है, टीचर खराब है ना, कॉलेज खराब है, इन सब को ठीक करना है। और ऐसे में वो रेस्टलेस बच्चा है ना, उसके सामने बड़े सारे टारगेट रहते हैं, सिलेबस कंप्लीट करना है, असाइनमेंट देने हैं, मार्क्स लाना है, रिजल्ट बनाना है, तमाम। उसके अपने बेसिक क्वेश्चंस एड्रेस नहीं हो रहे। उसके दोस्त के साथ उसको क्यों नहीं बैठने दिया जा रहा है, ये उसका बेसिक क्वेश्चन है। आपको फुर्सत नहीं है उसको देखने की, टीचर को भी फुर्सत नहीं है, मम्मी पापा को भी फुर्सत नहीं है। काम पूरा क्यों नहीं हो रहा, ये टीचर का भी बड़ा कंसर्न है। और वो जब डायरी में लिख के चला जा रहा है तो ये माता पिता का भी बड़ा कंसर्न। इसके लिए उसको किसी लेवल तक का भी पनिशमेंट देने को हम तैयार हैं। और ऐसी स्ट्रगलिंग स्टेज में ये बच्चा अंदर ही अंदर द्रोह के साथ भरता चला जाता है। अब उसके अंदर अंदर एक रिएक्शन जन्म लेता है। इसलिए उस द्रोह के साथ में जब भी आप उससे कहते हो कि जाओ हैं ये काम नहीं करो, अभी तुम जाओ बैठ के पढ़ाई करो, हटो यहाँ से, रिमोट छोड़ो, पूरे समय तुमको ये मोबाइल देखना है, पूरे समय ये टीवी देखते रहना है, अंदर अंदर उसके द्रोह पनप रहा है। वो सिर्फ व्यक्त नहीं कर रहा है अभी। तो वो जब उठता है तो मोबाइल का है ना, मोबाइल को ऐसे छोड़ के उठता है, वो रिमोट भी ज़ोर से छोड़ के उठता है और अंदर अंदर कुछ निर्णय लेता है। वो निर्णय इस विद्रोह के रूप में टीनेज में वापस बाहर आता है। अब वो बच्चा जो द्रोह के समय अंदर रख रहा था, सिंसियर इशू है, टीनेज में रिफ्लेक्ट करने लगता है। और हम ये कहते हैं कि ये टीनेजर बच्चा गड़बड़ कर रहा है। जब से बच्चा ये टीनेज में आया है ना, ये मनमानी कर रहा है। ये टीनेज में मनमानी कर रहा है या यही मनमानी शुरू हो गई थी, उसके पहले यही मनमानी शुरू हो गई थी और वो मनमानी उसकी नहीं मेरी थी, ये दिखता नहीं। तो ये टीनेज की समस्या ही मान करके, और हमको ये लगता है कि टीनेज से निकल जाएगा शायद तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और फिर हम वेट करते हैं उस बच्चे के टीनेज से बाहर आने का। लेकिन उस टीनेज से बाहर आते हुए विद्रोह उसका अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। उसी रिमोट को लेकर के जिसको आप भगाते हैं ना कि तुम जाओ अंदर जाके पढ़ाई करो, अंदर अंदर उसकी तैयारी होती है कि जल्दी ही पढ़ाई करके नौकरी लूँगा और जल्दी ही अपनी टीवी लूँगा, अपना रिमोट अलग करूँगा। और आ जाता है थोड़े समय में घर में दूसरा टीवी। और अब वो ये कहता है कि आपने जो भी है ना चप्पल घिस करके जो टीवी खरीदा था ना, मैं भी उस स्टेट में आ गया हूँ। अब मैं भी चप्पल घिस सकता हूँ, मैं टीवी खरीद सकता हूँ, मेरी अपनी टीवी रहेगी, अपना रिमोट रहेगा। और फिर हम तिलमिला जाते हैं। हमको लगता है ऐसे कैसे कर सकता है ये। और फिर हम उसकी माँ से बात करते हैं, देख रही हो अपने बढ़ाए बात देने का नतीजा, कुछ कहोगे थोड़ी उसको, बढ़ाते रहो, सर चढ़ाते रहो। माँ को भी समझ नहीं आता। तो फिर वो है ना चाचा जी से, मामा जी से, जिससे भी वो विश्वास के साथ जी पाती है बेचारी, वो कहती है भैया आओ घर पे। ये बाप बेटे में तो छिड़ी हुई है, तो आओ, देखो कुछ कर सकते हो तो प्लीज़ संभालो। तब आते हैं ये चाचा जी और ये मामा जी घर पे हैं। बच्चे की स्थिति अभी विद्रोह से भरी हुई है, हम उसको नहीं देख रहे हैं, उसके रूट पर काम नहीं कर रहे हैं, हुआ क्या है। और वो मामा जी आते हैं और बताना शुरू करते हैं कि माँ बाप के स्ट्रगल का, माँ बाप के संघर्ष का तुमको पता नहीं है ना बेटा, कितने संघर्षों से पाला है इन लोगों ने तुमको, हैं, और इसलिए इनके प्रति तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है तुमको समझ नहीं आ रहा है ना। मेरा अगर अपना बच्चा ऐसा होता ना तो मैं तो ये कर देता, मैं तो वो कर देता। अब ये बच्चा जो अंदर अंदर उबल रहा था ना, इसको मौका मिल गया।
अब ये कहता है कि देखा है आपका भी घर, तो यहाँ बजाय बतियाने के आप अपने घर जाइए, वहाँ आपका बच्चा भी ऐसे ही परेशान हो रहा है, ऐसे ही गाली दे रहा है तो पहले वहाँ जाकर के संभाल आइए, तब मेरे घर में आइए, यहाँ बात करिएगा। और ये स्टेटमेंट कहना नहीं हुआ, अब तो माता पिता की है ना, उनको लगता है मतलब अभी तक तो बात घर में थी, अब इसकी इतनी हिम्मत कि ये बाहर आने वाले व्यक्ति के सामने भी इज्जत नहीं बचाए रख सका। और अब होता है संघर्ष शुरू, अब होता है संघर्ष शुरू। अब वो ये कहते हैं कि या तो तुम रहोगे या तो हम रहेंगे, अब निपटारा करो, अलग हो, है ना। माँ परेशान होती है, कहती नहीं ऐसे ऐसे थोड़ी चलेगा। वो कहते हैं नहीं, तुम भी डिसाइड कर लो, इसके साथ जाना है कि मेरे साथ जाना है। और एक घर में ही दीवार बन जाती है ना। दीवार, घर घर की कहानी है सच में। दीवार बन गई, दीवार अलग अलग हो गई। अब दीवार नहीं भी बनी है ना, अगर नहीं बना पाए हैं बिकॉज ऑफ घर की कमी है, तो फिर समय अलग अलग हो गया। अब जिस समय बच्चा घर पे उस समय फादर नहीं, जिस समय फादर घर पे उस समय बच्चा सो जाएगा। नई इंटरेक्शन हो रहा है। और इम्पॉर्टेंट बात है, आदमी को ये लगता है, समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है। वो सोचता है यही कुछ कसनी कसी जाए, और यही कुछ कसनी कसी जाए, इसमें समाज अब टर्न अप होता है। वो कहता है कि अब लड़का बड़ा हो गया है, नौकरी वोकरी हो गई है शादी कर दो तो संभल जाएगा। शादी कर दो, जब जो आएगा ना उसके साथ में सुधर जाएगा। और फिर अब ये आता है, जो आएगी वो सुधार देगी। बड़े सारे एजम्पशंस के साथ हम किसी एक को और ले आते हैं। अच्छा, जो एक और आता है ना, वो कुछ समय तक तो मान्यताओं के साथ कि है ना, ससुराल में पति का घर तुम्हारा अपना घर है ना, डोली जाती है, अर्थी आती है, दुनिया भर के एजम्पशन के साथ वो बेचारी सही सही शुरू करती है कि ठीक है ना। तो जितनी बार हस्बैंड कहता है कि अलग हो जाएंगे, नहीं रहेंगे साथ में, सब ऐसे ही करते आए हैं, उतनी बार वो कहती है नहीं, हमारे माता पिता हैं, हमारे माता पिता के साथ में ना हमको ठीक से ट्रीट करना है, हमको साथ में बने रहना है। वो हर बार उनके यही ध्यान में लाती है हस्बैंड के। लेकिन थोड़े ही समय में क्योंकि उसकी ये कंडीशनिंग ही थी कि माता पिता, पति का घर भी अपने माता पिता हैं, अपना घर है ना, उस कंडीशनिंग से बाहर आ जाती है। और थोड़े समय बाद ही उसको ये लगने लगता है कि ये रोज़ रोज़ की टोका टाकी तो ठीक नहीं है, अब हम बड़े हो गए, ये कोई बात थोड़ी ना हुई है ना, हर दिन हम तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चलेंगे। तो जब वो बच्चा तिलमिलाया रहता है ना माँ बाप के अलग अलग इंडेफिनिट कंडक्ट के साथ में, अब उसमें ये बच्चा और वो एक मिल करके अब 11 हो गए और ये 11 हो करके अब ये दोनों ये तय करते हैं कि नहीं, ये तो हद होती है, अब इसके साथ में तो साथ में नहीं रहा जा पाएगा। हमने बहुत प्रयास कर लिया, 3-4 साल लगा दिए हमने, शादी के इमीडिएट बाद जो सुख का समय होता है ना, हमने दे दिया इस परिवार को, अब और कितना सहा जाएगा। और इसके साथ में अब ये लगता है कि ये घर में जो युद्ध की स्थिति है, युद्ध का मतलब अब एक दूसरे से युद्ध का नगाड़ा बज चुका है, बिगुल बज चुका है, अब कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं। अब ओल्डर जनरेशन और नई जनरेशन इस बिगुल में रोज़ रोज़ खटपट के साथ में उठ रही है और सो रही है। और ऐसी स्थिति में उन दो लोगों के बीच में शादी के बाद इसी युद्ध के समय पर एक नया प्राणी सामने आता है। उस 3 साल में एक डेवलपमेंट और हो जाता है। अब एक नया बच्चा उसी युद्ध में शामिल होता है और उस युद्ध में शामिल होते हुए आप बताइए, ये माँ बाप जो स्ट्रगल की स्थिति में चल रहे हैं, ये बच्चे की अपब्रिंगिंग नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ करेंगे, अपनी इमेजिनेशन को स्थायित्व के साथ रख के करेंगे, या इस संघर्ष में जिसमें परिवार में भी संघर्ष है, और फिर वो जब जॉब प्लेस पर जाता होगा तो क्या लगता है वो स्टेबिलिटी के साथ काम कर पाता होगा या अनस्टेबिलिटी के साथ? जब ये घर में एक टीवी से काम चल नहीं रहा, ऑल्टरनेटली एक टीवी और लाना है, तो रिसोर्सेज और ज़्यादा चाहिए या लिमिटेड चाहिए? इसके लिए कमाई और करनी है, घर में स्ट्रेस है, पत्नी का दबाव है, बच्चे का आगमन है, ये बहुत सारा स्ट्रेस, और है ना प्रोफेशन का भी अपना एक तरह का स्ट्रेस। इस स्ट्रेस में उस बच्चे का लालन पालन नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ होगा, कंफर्ट के साथ होगा, या रेस्टलेसनेस के साथ होगा? तो इसलिए बहुत सारे रिएक्शंस उस बच्चे को, आने वाले नए बच्चे को झेलने पड़ते हैं। वो बच्चा जब तब घर में कुटता पिटता रहता है,
उस घर में कुटता पिटता रहता है जिसमें दादी बाबा दूर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका पोर्शन अलग है। ये मम्मी पापा रोज नौकरी के भाग दौड़ में, घर की झंझट में, परेशानी में, माँ बाप से सहयोग नहीं मिल रहा ना, इन दोनों की अपनी इस परेशानी में अब वो बच्चा, इनोसेंट बच्चा पिट रहा है, मार खा रहा है। और जब ये मार खा रहा है तो वो दौड़ दौड़ के भाग भाग करके दादा दादी के पास में जाता है, क्योंकि वो दादा दादी उस समय फ्री हैं, वो उसको समय दे सकते हैं, इसलिए नेचुरली वो वहाँ एट ईज फील करता है, सिक्योर्ड फील करता है ना। और सिक्योर्ड फील करता है जब बार बार भाग भाग करके आता है और माता पिता मना करते हैं और चिल्लाते हैं, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है कि मना किया था तुम फिर वहीं जा रहे हो, है ना, तुम्हारी भाषा भी खराब हो रही है, तुमको इंग्लिश स्कूल में एडमिट कराया है। उन लोगों को वो भी समझ नहीं है। ये सारी बातें जब सुन रहे होते हैं तो वो दादा दादी कहते हैं अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। जैसा करोगे वैसे ही भरोगे ना। तो बहुत तड़पाया तुमने मुझको। अब बताओ, ये सारा जो कुछ चल रहा है, ये परिवार में संबंध का भाव है या विरोध का भाव है? ये माता पिता, ये नई जनरेशन, इन सब में विरोध के भाव के साथ में, है ना, धीरे धीरे करके वो बच्चा बड़ा होता है। और जब ये बच्चा बड़ा होता है ये विरोध के भाव की स्थिति में, और माँ बाप को देखते हुए अनुसरण, अनुकरण, आज्ञा पालन ये स्थिति में करेगा, तो हर बार हर नई बार ये और ज़्यादा खराब होगा या और ज़्यादा अच्छा होगा? इसीलिए हमको शिकायत रहती है कि हर अगली जनरेशन पिछली जनरेशन से खराब जी रही। ये जनरेशन खराब जी रही है, ये यहाँ ही गड़बड़ नहीं हुआ है, ये यहीं से गड़बड़ हुआ है, तो मैं अपने में कुछ करेक्ट कर सकता था। मैं कुछ करेक्ट करके बच्चे को यहाँ सेल्फ वेरिफिकेशन का स्कोप दे सकता था। और मैं एक और स्थिति आपको दिखाना चाह रही हूँ। अगर यहाँ पर अनुसरण, अनुकरण, आज्ञा पालन में कुछ गलती हो रही है और मैं उसको इस स्कोप के साथ स्कूल में एडमिट करा पाऊँ कि अब बच्चे तुम्हारे सही डिसीजन का समय है, और इस डिसीजन के समय एक शिक्षक उसको ठीक मिल जाए, जो ये शिक्षक इस वैलिडेशन में उसकी मदद कर पाए कि हाँ अभी जीने में कई जगह गड़बड़ हो रही है, हमसे भी हो जा रही है, हम दो टीचर्स भी आपस में लड़ जा रहे हैं, लेकिन जब लड़ जाते हैं तो दुखी होते हैं। हाँ, तुम्हारे माँ बाप भी जब तब लड़ जा रहे हैं बेटा, लेकिन जब लड़ जाते हैं तो दुखी होते हैं। तब ये बच्चा नेचुरल एक्सेप्टेंस से सेल्फ वेरिफिकेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो पाएगा। तब वो ये देख पाएगा कि बाहर कुछ गड़बड़ है एक बात है, लेकिन अपने में व्यवस्थित होना, अपने में संबंध को देखना ये एक बात है। तो एजुकेशन से कम एक टीचर ये सही को वैलिडेट कराने का काम शुरू कर सकता है और बच्चे में स्वानुशासन का काम शुरू कर सकता है। अब भले ही माँ बाप से, रिश्तेदारों से गलती हो रही हो, दोस्तों से गलती हो रही हो, टीचर से गलती हो रही हो, लेकिन सही क्या है इसको पकड़ सकता है। अभी शिक्षा में ये स्वानुशासन की तरफ जाए, इसके लिए ये ज़रूरी है या फिर चॉइस है? ज़रूरी है अभी, लेकिन हमने इसको चॉइस पे छोड़ रखा है। ठीक है, करना होगा तो कर लेगा, जिसका संस्कार होगा वो कर लेगा। संस्कार होगा नहीं, मैं और आप उसके संस्कार को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसके संस्कार को, है ना, परिमार्जित कर रहे हैं हर दिन। तो ये संस्कार परिमार्जन का काम ये मेरी आपकी जिम्मेदारी है। उसको वो अवसर, वो समय जब वो उसमें सेल्फ वेरिफिकेशन की प्रोसेस शुरू हो रही है, उसको सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए छोड़ दे। छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको कुछ गाइडेंस नहीं देंगे। हम गाइडेंस देंगे लेकिन दबाव के बिना। तो हम उसको बता पाएँ कि देखो ये ठीक है, हम उससे शेयर कर पाएँ कि बेटा ठीक समझने में मुझसे भी कई जगह गलती हुई। आज मुझसे अगर गलती हुई है और मैं अपने बच्चे के साथ में शेयर कर पाऊँ, इमेंस पॉसिबिलिटीज़ है बच्चा अपनी गलती को भी मेरे सामने शेयर करेगा। लेकिन हम इसको छिपा के रखते हैं। हमको लगता है कि ये बच्चा क्या समझेगा। अभी एक सेल्फ है, समझने की पूरी कैपेसिटी। हम अपनी गलतियों को, हम अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से लेते नहीं, उसके साथ शेयर नहीं करते, इसलिए कल को वो भी अपनी गलतियों को हमसे शेयर नहीं करता। इसीलिए अभी परिवार में ये गैप बना हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने घर में बातचीत करनी बंद कर दी है। माँ बाप को ये समस्या है, बच्चे बोलते नहीं। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में, हमको खूब अच्छे से पता है, लगभग 50% बच्चे घर में माँ बाप के साथ कुछ शेयर नहीं करते। और माँ बाप ये कहते हैं पता नहीं, कुछ कहते ही नहीं। मैं उनसे सिर्फ इतना पूछती हूँ, आप कुछ कहते हैं? तो कहते हैं कि हाँ कहते हैं ना, हम तो बार-बार पूछते रहते हैं कि बताओ ना क्या ज़रूरत है क्या नहीं। हाँ, क्या ये कुछ कहना हुआ? क्या ज़रूरत है क्या नहीं? कहते हैं हम तो सब करने को तैयार हैं। आप अपने भी
जो लिमिटेशंस हैं, अपने जो चैलेंजेस हैं, अपनी जो है ना शॉर्टकमिंग्स हैं, उनको शेयर करिए, उनका रूट कॉज देखिए कि कहाँ प्रॉब्लम हुई थी ये सेल्फ वेरिफिकेशन में, जो ये कमियाँ रह गई। तो इतना साहस करने की ज़रूरत है माता पिता को। दूसरा, सेल्फ भी जिम्मेदारी से साथ में टर्न अप हो रहा है, उसकी ग्रूमिंग में मुझे मदद करने की ज़रूरत है, तो मैं और वो उसके साथ बात कर पाएँ, उसको स्वानुशासन की तरफ बढ़ा पाएँ, आत्मविश्वास से है ना उसको लबरेज कर पाएँ, जिससे वो संबंध में नेक्स्ट जनरेशन को जीते हुए जो एक आया है दूसरी फैमिली से ना, अगर वो गड़बड़ भी हो तो ये स्वानुशासन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सके। ये मेरी बच्ची किसी घर में जा रही है तो वो भी स्वानुशासन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सके और एक परिवार को जिम्मेदारी से एक शेप अप कर सके, नई जनरेशन के लिए एक अच्छी पॉसिबिलिटी है ना, एक संभावना तलाश हो सके। इस पूरी संभावना में मेरी जिम्मेदारी अगर देखें ना तो यहाँ बन जाती है एज टीचर। जब बच्चा मेरे पास आया और मैं उसको मेथडोलॉजी दे रही हूँ डूज और डोंट्स की या स्वानुशासन की, तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन अगर मुझे लगा है कि ये करने लायक काम है तो मैं बच्चे को यहीं सेल्फ एक्सप्लोर करा पाती हूँ, उसको हेल्प कर पाती हूँ। एक पेरेंट के तौर पे मेरी जिम्मेदारी यहीं से बन जाती है। लेकिन अगर देखें तो हम जिम्मेदारी में टर्नअप कहाँ होते हैं, यहाँ टर्नअप होते हैं जब हमको बाहर उसके एक्सप्रेशन में कुछ दिखने लगता है। एक्सप्रेशन में कुछ दिख रहा है, उसके पहले उसके थॉट में कुछ चला है, उस थॉट में कुछ चला है, उसके पहले उसकी समझ में कुछ पार्ट है। कहाँ ठीक करेंगे, जहाँ से थॉट ठीक हो जाए, समझ पर काम करने की ज़रूरत है। थॉट तो बदल जाएगा लेकिन समझ अपने आप में फर्म अप रहेगी। तो इसलिए समझ पे काम हो सके, मैं भी समझदार हो सकूं, समझने पे काम हो सके, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये शिक्षा संस्कार का मामला है। तो ये देखिए, ये जैसी हमारी स्थिति है जहाँ हम जाना चाहते हैं और ये जहाँ पर अभी हम हैं, सो देयर इज़ क्वेश्चन मार्क, कहाँ है, वेयर वी आर। ये तो जो हमारी डिज़ायरेबल स्थिति है, बच्चा इवेलुएट करे, सही को जांचे परखे, मेरी प्रेजेंस में भी, मेरी एब्सेंस में भी। ये जो अभी है, मैं डूज डोंट्स डोमिनेशन के साथ में मनमानी करते हुए बच्चे को मनमानी ना करे, इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। हमारी अपनी कहानी, हमारे अपने घर की कहानी, सी वेयर वी आर, कहाँ हम फॉल्ट पर हैं, क्या करें कि ठीक होगा, इसको सोचने की ज़रूरत है। इसीलिए कह रहे हैं शिक्षा, ह्यूमेन शिक्षा, मानवीय शिक्षा, जो इतना जीने की योग्यता डेवलप करे, अपने में बच्चा योग्य हो पाए, इतना देख पाए, समाज स्तर पर इतने के साथ टर्न अप हो पाए, जिम्मेदारी से टर्न अप हो पाए, ऐसी शिक्षा की बात कर रहे हैं। ऐसी शिक्षा में हमारा आपका क्या रोल हो सकता है, इसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे और जो आयाम हैं उसको आराम से बात करेंगे, है ना, कभी और किसी वर्कशॉप में। समाज में अभी यहीं पर रोकती हूँ, शिक्षा संस्कार में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए। और मैं अब आभा मैम को इनवाइट करूँगी कि प्रकृति में व्यवस्था की बात थोड़ी सी आपके साथ कर लें। मैम, एक मेरा प्रश्न, yesterday we had discussed about that over evaluation, under evaluation, otherwise evaluation and right evaluation. As I am taking lower classes, class 1, 2 and 3, so there sometimes to appreciate the child, to motivate the child to do good, so sometimes I do over evaluation also. Excellent बेटा, good, very good, you have done it very well, और फिर थोड़ा गाइडेंस के साथ उनको बता देते हैं ये करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मुझे कल वाला कि सही इवैल्यूएशन और ओवर इवैल्यूएशन में तो क्या कहीं गलत है? तो क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है गीता मैम ना। हाँ, तो गीता मैम का कहना है कि अप्रिशिएशन के लिए, मोटिवेशन के लिए अगर हम इसको है ना ओवर इवैल्यूएट करते हैं तो इसमें क्या परेशानी है, कुछ गड़बड़ है क्या? इसको थोड़ा सा ना 360 घुमाइए इसको और अपने ऊपर लेकर के आइए। जितनी योग्यता मुझ में नहीं है, लेकिन अगर है ना कोई मेरा अप्रिशिएशन के तौर पर, जैसे मुझे कहता है, मुझे मेरी सास कहती है, मेरी मदर इन लॉ कहती हैं कि मेरी बहू ना हीरा है, हीरा। सुबह ही उठ जाती है मुझे 5 बजे, 5 बजे के बाद पूरे घर का काम बिल्कुल एक पैर पे खड़ी रहेगी, है ना, ये सारा कर तो रही है मुझे अप्रिशिएट, लेकिन क्या मुझे ये कंफर्टेबल रहने देता है या एग्जर्ट करता है? इसका मतलब मुझसे अपेक्षा इतनी बन गई है ना। ये ओवर अपेक्षा ये बच्चे में जगह बना दे रहे हैं हम। अब वो एग्जर्टेड फील कर रहा है, अब वो नेचुरल नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है। ये बहू कंफर्टेबली 5 बजे भी उठ सकती थी, कभी तबीयत ठीक नहीं है तो 6:30 बजे भी उठ सकती है ना।
कभी हो सकता है पूरे घर का काम एक पैर पे खड़ी होके कर ले, कभी अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सो भी सकती है ना, लेकिन मैं ये ओवर अप्रिशिएशन के साथ उसको उस जगह पर ला खड़ा कर देती हूँ कि जिस दिन भी वो नहीं कर पाएगी वो रेस्टलेस रहेगी। थैंक यू जी।